गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो आज हम मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि ये जो मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट है वो अपने जेईई मेंस एडवांस नीट इन एग्जाम के लिए काफी स्कोरिंग पार्ट होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेट या घुमा फिरा करके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें अगर तुमने कंसेप्ट अच्छे से पढ़े हो और साथ में फॉर्मूलेस को भी अच्छे से याद किया हो तो इसके क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी से तुम कर सकते हो। तो थोड़ा-सा इंटरेस्ट से पढ़ना और जब भी तुम रिवाइज़ करोगे तो इस मॉडर्न फिजिक्स वाले पार्ट को अच्छे से थोड़ा-सा रिवाइज़ करना, है ना? स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये जो मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट है उसको 2 पार्ट में ब्रेक किया गया है ना? जो मॉडर्न फिजिक्स 1 है उसको एटॉमिक फिजिक्स बोलते हैं और मॉडर्न फिजिक्स 2 है उसको न्यूक्लियर फिजिक्स बोलते हैं। है ना? तो वही अभी हम अभी मॉडर्न फिजिक्स फर्स्ट पढ़ेंगे, मतलब एटॉमिक फिजिक्स पढ़ेंगे। और ध्यान रखना कि मॉडर्न फिजिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम एटम की स्टडी करते हैं ना। मॉडर्न फिजिक्स जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम एटम की स्टडी करते हैं और एटम में भी मेनली एटम के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉन की स्टडी करते हैं। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स का जो सेकंड पार्ट है जिसको न्यूक्लियर फिजिक्स बोलते हैं, तो इस न्यूक्लियर फिजिक्स में हम पूरे एटम की स्टडी नहीं करेंगे, एटम के बीच में जो छोटा-सा न्यूक्लियस होता है उसी की स्टडी करेंगे, है ना? तो ध्यान रखना, मॉडर्न फिजिक्स फर्स्ट है, एटॉमिक फिजिक्स में पूरे एटम की या मेनली न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉन की स्टडी करते हैं। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स सेकंड मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स में हम पूरे एटम की नहीं, एटम के बीच में जो छोटा-सा न्यूक्लियस होता है उसी की स्टडी करते हैं। चलो बच्चों मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहले हम लाइट वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में एक बार देख लेते हैं, है ना? तो चलो मान लेते हैं कि कोई सनलाइट या चलो मान लेते हैं कि टॉर्च से हम कोई लाइट गिरा रहे हैं। ये तो ध्यान रखना कि लाइट को अगर ऊपर-ऊपर से देखें मतलब सुपरफिशियल लेवल पर देखें, तब तो लाइट रेज़ की फॉर्म में होती है, मतलब किरणों के रूप में होती है। लेकिन अगर लाइट को अगर बहुत, है ना? लाइट को अगर बहुत माइक्रोस्कोपिकल लेवल पर देखें, तो एक्चुअली जो लाइट होती है वो भी एक टाइप की वेव होती है। और ध्यान रखना कि लाइट किस टाइप की वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑस्किलेट करते हैं। है, तो ये ध्यान रखना कि लाइट को माइक्रोस्कोपिकल लेवल पर देखें तो लाइट भी एक टाइप की वेव होती है। और लाइट किस टाइप की वेव होती है, लाइट एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो देखो, बाकी वेव के सिमिलर है ना, जो स्ट्रिंग वेव होती है, साउंड वेव होती है, इस टाइप से है ना, बाकी वेव के सिमिलर जो लाइट वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसकी भी वेव स्पीड भी होगी, फ्रीक्वेंसी भी होगी और वेवलेंथ भी होगा। है, तो ध्यान रखना कि बाकी वेव के सिमिलर लाइट वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की भी वेव वेलोसिटी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी और वेवलेंथ होगा। तो ये हमको पता है ना, ये तुमको पता होगा कि लाइट वेव की जो वेव वेलोसिटी होती है, वेव स्पीड होती है, उसको हम v की जगह c से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने ऑप्टिक्स में बताया था कि लाइट वेव की जो वेव वेलोसिटी होती है, वेव स्पीड होती है, उसको c से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर लाइट वेव एयर या वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है, तो लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। और यही लाइट वेव किसी ग्लास वाटर जैसे किसी और मीडियम में ट्रैवल करे, तो स्पीड 3 × 10⁸ n उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना? तो लाइट वेव की जो वेव वेलोसिटी है, वेव स्पीड होती है, उसको c से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद लाइट वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको f की जगह न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। और लाइट वेव का जो वेवलेंथ होता है उसको लैम्ब्डा से रिप्रेजेंट करते हैं ना। और ध्यान रखना, है ना, ध्यान रखना कि बाकी वेव के सिमिलर लाइट वेव की भी वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन होता है। और हमको पता है ना, हमको पता है कि बाकी वेव के लिए वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है? v = f लैम्ब्डा। तो वैसे ही लाइट वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए भी वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में वही रिलेशन होगा, v = f लैम्ब्डा। लेकिन हमको पता है कि लाइट वेव की जो वेव स्पीड होती है उसको v की जगह c से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू लाइट वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको f की जगह न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इनटू लैम्ब्डा। तो v = f लैम्ब्डा की जगह c = न्यू लैम्ब्डा बोल देंगे।
चलो चाहो तो लैम्डा को उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना? चाहो तो लैम्डा को उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उधर ट्रांसफर करोगे तो लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? सी ओपन लैम्डा ये हो जाएगी, है ना? तो चलो इसमें एक स्पेशल केस लेते हैं ना, तो जो मान लेते हैं कि बहुत टाइप की लाइट रेज है ना, जैसे कि माइक्रोवेव, विजिबल लाइट, एक्सरे, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इस टाइप से बहुत सारी लाइट रेज हैं और सब एयर में ट्रैवल कर रही है। तो हमको पता है कि अलग-अलग टाइप की लाइट रेज एक ही मीडियम में ट्रैवल करें, मतलब एयर में ट्रैवल करें तो सबकी स्पीड तो सेम होगी और एयर में इसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो बोल सकते हैं कि माइक्रोवेव, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रे, इस टाइप से सारी टाइप की लाइट एयर में ट्रैवल करें, एक ही मीडियम में ट्रैवल करें तो अ, हर लाइट वेव की स्पीड तो सेम होगी। और बताओ, है ना? सेम मीडियम में सारी लाइट रेज की स्पीड सेम होगी। तो तब स्पीड सेम होगी तो लाइट रेज या लाइट वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो लाइट के वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि अलग-अलग टाइप की जो लाइट रेज़ हैं, वो सेम मीडियम में ट्रैवल करें तो उनकी स्पीड तो सेम होगी। स्पीड सेम होगी तो फिर इनकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना। ये सारी लाइट रेज़ सेम मीडियम में ट्रैवल करें तो लाइट वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जिस लाइट रे का वेवलेंथ सबसे कम होता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और जिस लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है ना। तो आगे तुम पढ़ोगे कि नेचर में जितने भी टाइप की लाइट है उसमें जो रेडियो वेव होती है, रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और जो गामा रेज़ है उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। देखो बच्चों, अभी हमने लाइट वेव के बारे में थोड़ा-सा देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम मॉडर्न फिजिक्स के एक बहुत इम्पोर्टेंट कांसेप्ट को पढ़ते हैं, मतलब प्लैंक्स लॉ को पढ़ते हैं। और तुम मान के चलना कि मॉडर्न फिजिक्स की स्टार्टिंग इस प्लैंक के लॉ से ही हुई थी, है ना? तो ये प्लैंक्स लॉ क्या होता है वो देखते हैं। है, तो चलो इस बार मान लेते हैं कोई सनलाइट है या टॉर्च से हम कोई लाइट गिरा रहे हैं। तो मैंने तुमको, है ना? मैंने तुमको पहले ही बताया था कि लाइट को अगर बिल्कुल ऊपर-ऊपर से हम तो सुपरफिशियल लेवल पर देखें, तब तो लाइट रेज़ की फॉर्म में होती है। उसके बाद लाइट को अगर थोड़ा-सा माइक्रोस्कोपिकल लेवल पर देखें, तो लाइट एक्चुअली वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में होती है। लेकिन, है ना? लेकिन अगर लाइट को और गहराई में देखें, है ना? लाइट को अगर और गहराई में जाकर देखें, मतलब और माइक्रोस्कोपिकल लेवल पर देखें, तो एक्चुअली ये लाइट की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी के बहुत छोटे-छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होती है ना? तो ये ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना कि लाइट को अगर, है ना? लाइट को अगर बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिकल लेवल पर देखें तो एक्चुअली लाइट की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी के छोटे-छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होती है और एनर्जी के जो छोटे-छोटे पैकेट्स होते हैं उसको फोटॉन्स बोलते हैं ना। और इसकी खोज पहले प्लैंक्स ने की थी, है ना? तो ध्यान रखना है। ध्यान रखना कि प्लैंक के लॉ के अकॉर्डिंग जो भी लाइट एनर्जी होती है वो एनर्जी के छोटे-छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होती है और एनर्जी के इन छोटे-छोटे पैकेट्स को फोटॉन बोलते हैं, है ना? और ध्यान रखना, तो ध्यान रखना कि प्लैंक्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू हो तो लाइट के एक फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है? E = h न्यू। ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, है? तो ये ध्यान रखना कि जो भी लाइट एनर्जी होती है छोटे-छोटे एनर्जी के पैकेट की फॉर्म में होती है जिसको फोटॉन बोलते हैं और किसी भी लाइट की अगर फ्रीक्वेंसी न्यू हो तो उस लाइट के एक फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है? E = h न्यू, जहाँ न्यू तो लाइट की फ्रीक्वेंसी और h एक h एक कांस्टेंट होता है जिसको प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं। और ये तुमको पता होगा या तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इस प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? ऑलमोस्ट 6.67 into 10⁻34 यूनिट। तो तुम खुद देख सकते हो, जूल इंटू सेकेंड। या बताओ, ये जो 6.67 है इसको फ्रैक्शन में ऑलमोस्ट क्या लिख सकते हैं? 20/3। तो ध्यान रखना, एच एक कांस्टेंट होता है, इसको प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू 6.67 या फ्रैक्शन में 20/3 into 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड ये बोलते हैं, है ना? तो ये ध्यान रखना।
कि लाइट एनर्जी जो होती है वो एनर्जी के छोटे-छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होती है जिसको फोटॉन बोलते हैं और किसी भी लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू हो तो लाइट के एक फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है E इक्वल टू एच न्यू। तो देखो ये तो फोटॉन की है ना, ये तो फोटॉन की एनर्जी लाइट की फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में आ गई। लेकिन चलो एक बार फोटॉन की एनर्जी को वेवलेंथ में कन्वर्ट करते हैं ना, तो मैंने अभी बताया था, है ना? मैंने अभी बताया था कि लाइट वेव की वेव वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है? v इक्वल टू एफ लैम्डा के सिमिलर c इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो लैम्डा को उधर ट्रांसफर कर लो तो लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू को हम क्या लिख सकते हैं? c बाय लैम्डा, है ना? तो फोटॉन की एनर्जी वेवलेंथ की फॉर्म में लिखनी है ना, तो उसके लिए ना, उसके लिए लाइट की जो फ्रीक्वेंसी न्यू है उसको खोल करके क्या लिख सकते हैं? c बाय लैम्डा। तो इससे हम बोल सकते हैं कि लाइट के एक फोटॉन की एनर्जी वेवलेंथ की फॉर्म में कितनी हो गई? hc बाय लैम्डा। तो समझते हो कि दोनों का मीनिंग सेम ही है ना? तो अच्छे ध्यान था, है ना? आगे कंपैरेटिवली याद रखना, ये ध्यान रखना कि लाइट एनर्जी छोटे-छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होती है, इसको फोटॉन बोलते हैं और डायरेक्ट याद रखना कि अ, किसी भी लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू हो तो उसके एक फोटॉन की ऊर्जा फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में तो E इक्वल टू एच न्यू होती है या एक फोटॉन की ऊर्जा वेवलेंथ की फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? hc बाय लैम्डा। तो इससे हम पक्का बोल सकते हैं, है ना? तो इससे हम पक्का बोल सकते हैं कि बताओ एक फोटॉन की एनर्जी E इक्वल टू एच होती है ना, मतलब बोल सकते हैं कि बताओ फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो लाइट की फ्रीक्वेंसी के तो प्रोपोर्शन होती है और फोटॉन की एनर्जी को hc बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो इससे हम बोल सकते हैं कि लाइट के एक फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है ना। तो ये बोल सकते हैं, है ना? ये कह सकते हैं कि लाइट के एक फोटॉन की एनर्जी E इक्वल टू hν hc बाय लैम्डा। तो इससे बोल सकते हैं कि लाइट के फोटॉन की जो एनर्जी है वो लाइट की फ्रीक्वेंसी के तो प्रोपोर्शन होती है, मतलब वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है ना? तो बोल सकते हैं कि जिस लाइट का वेवलेंथ ज्यादा हो, वो तो यहाँ भी देख चुके हैं ना। तो हम कंफर्म बोल सकते हैं, है ना? कंफर्म बोल सकते हैं कि रेडियो वेव जैसी जिस लाइट का वेवलेंथ ज्यादा हो, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसके एक फोटॉन की एनर्जी भी कम होगी, मतलब लाइट कम खतरनाक होगी, है ना? और ऐसे ही बताओ कि किसी लाइट का वेवलेंथ कम हो, तो वो तो ऑब्वियसली उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसके एक फोटॉन की एनर्जी भी ज़्यादा होगी और एनर्जी ज़्यादा होगी मतलब अनपढ़ों के शब्दों में बोल सकते हैं कि वो लाइट खतरनाक होगी, है ना? ये बोल सकते हैं। देखो बच्चों, अभी मैंने तुमको बताया था कि नेचर में बहुत टाइप की लाइट होती है, मतलब बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जैसे कि रेडियो वेव, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, गामा रेज़। इस तरह से मैंने बताया था कि नेचर में बहुत टाइप की लाइट या बहुत टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, लेकिन इन्फॉर्म है ना, इंफॉर्मेशन की फॉर्म में ध्यान रखा कि सारी टाइप की लाइट्स में से ये जो रेडियो वेव्स होती हैं उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है और वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी तो इसकी एक फोटोन की एनर्जी भी सबसे कम होगी, है ना? और रेडियो वेव के हर एक फोटोन की एनर्जी बहुत कम होती है, तो अनपढ़ों के शब्दों में बोल सकते हैं कि रेडियो वेव जो होती है वो सबसे कम खतरनाक होती है, सबसे कम हानिकारक होती है ना। इसलिए ना इसलिए मोबाइल की जो रेडियो वेव्स हैं, वो अपनी बॉडी पर गिरे तो अपनी बॉडी को कोई खास नुकसान नहीं होता है ना। ऐसे ही हुँ, है ना? ऐसे आगे ये भी ध्यान रखना कि नेचर में जितनी भी टाइप की लाइट्स होती हैं, उसमें जो गामा रेज़ होती हैं, उनका वेवलेंथ सबसे कम होता है और वेवलेंथ सबसे कम होगा तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी और फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी तो इसके हर एक फोटॉन की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा होती है और है ना? और बताओ ये बताओ गामा रेज़ के हर एक फोटॉन की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो अनपढ़ों के शब्दों में बोल सकते हैं कि गामा रेज़ सबसे खतरनाक होती हैं, है ना? मतलब गामा रेज़ अगर अपनी स्किन पर गिर गई तो अपनी स्किन जल सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है ना? और ध्यान रखना कि इसीलिए गामा रेज़ का यूज़ कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं ना, तो गामा रेज़ स्किन पर गिरे तो स्किन को डिस्ट्रॉय करती है, वैसे ही हम क्या करते हैं कि गामा रेज़ को कैंसर सेल पर गिराते हैं तो कैंसर सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाती है ना, तो इसलिए ध्यान रखना कि कैंसर है ना, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो कीमोथेरेपी होती है उसमें जो भी कैंसर सेल्स हैं उस पर गामा रेज़ गिराते हैं, तो ये गामा रेज़ कैंसर सेल को भी डिस्ट्रॉय कर देती है ना? तो ये प्लांक कर लो या फोटॉन का हमने कांसेप्ट पढ़ लिया और चिंता मत करना, है ना? इस कांसेप्ट को मैंने बिल्कुल प्रॉपर शब्दों में लिख दिया है।
तो तुम वीडियो पॉज़ करके नोट कर लेना और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हिंदी में भी लिख दिया है, तो वीडियो पॉज़ करके इसको नोट कर लेना, है ना? अब आगे बढ़ रहा हूँ, है ना? तो देखो, अच्छे ध्यान रखना, है ना? अच्छे ध्यान रखना कि इस पूरे मॉडर्न फिज़िक्स में ना, इस पूरे मॉडर्न फिज़िक्स में सबसे मेन चीज़ ये है यार, इस पूरे मॉडर्न फिज़िक्स में हमेशा लाइट को तुम फोटॉन की फॉर्म में मानना, तो सब कुछ चीज़ें ईज़िली कर पाओगे। है तो ये ध्यान रखना, कि पूरे मॉडर्न फिज़िक्स में हर बार लाइट को तुम फोटॉन की फॉर्म में मानना, मतलब ध्यान रखना कि कभी भी लाइट प्रोपेगेट कर रही है ना, कभी भी लाइट आगे बढ़ रही है, समझ जाना कि इनडायरेक्टली मच्छर के टाइप से फोटॉन बह रहे हैं। है ना? ऐसा ध्यान रखना कि कभी लाइट, है ना? कभी लाइट आगे की ओर प्रोपेगेट कर रही है तो समझ जाना कि मच्छर के टाइप से फोटॉन बह रहे हैं। ऐसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट गिरा रहे हैं, मतलब समझ जाना कि इनडायरेक्टली उस पर फोटॉन गिरा रहे हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट निकल रही है तो समझ जाना कि इनडायरेक्टली फोटॉन निकल रहे हैं। तो बस ये मेन स्किल है, तो याद रखना इस पूरे मॉडर्न फिजिक्स में लाइट को हम हमेशा फोटॉन के टाइप से ही मानेंगे। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले इसका एक बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि थोड़ी कैलकुलेशन की स्किल पता चले ना। तो चलो मान लेते हैं, है ना? मान लेते हैं कि टॉर्च से हम ऑरेंज कलर की मोनोक्रोमेटिक लाइट गिरा रहे हैं, जिसका वेवलेंथ 600 नैनोमीटर दे रखा है। तो हमको पूछा है कि ये ऑरेंज कलर की जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, उसके एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी वो देखना है। कर सकते हैं, स्टार्ट करते हैं ना। वही, है ना? वही मान लेते हैं कि टॉर्च से हम ऑरेंज कलर की मोनोक्रोमेटिक लाइट गिरा रहे हैं ना, तो है ना? मैंने अभी तुमको मैंने अभी तुमको चमका कर बताया था कि प्लैंक्स के लॉ के अकॉर्डिंग जो भी लाइट एनर्जी होती है, एनर्जी के छोटे-छोटे पैकेट्स से बनी हुई मान सकते हैं, जिसको फोटॉन बोलते हैं। और अभी तुमको चमका कर बताया था कि लाइट के, है ना, लाइट के एक फोटॉन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में तो E इक्वल टू hν होती है, लेकिन लाइट के एक फोटॉन की एनर्जी वेवलेंथ की फॉर्म में कितनी होती है? hc/λ। बस सबकी वैल्यू रखते हैं। पहले h मैंने बताया था कि h की वैल्यू 6.67 into 10 to power minus 34। और बताओ 6.67 को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? 20/3। h की वैल्यू 6.67 की जगह 20/3 into 10 to power minus 34। उसके c, तो c लाइट की स्पीड। तो बताओ इस बार लाइट एयर में ट्रेवल कर रही है, तो एयर में लाइट की स्पीड 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड अपन लैम्डा। तो लैम्डा इस लाइट का वेवलेंथ कितना है? 600 नैनोमीटर, मतलब 10 टू पावर माइनस 9। इसको सॉल्व कर लोगे ना? तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली तुम्हारे पास 3.3 into 10 to power minus 19 जूल ये आ गया। नहीं तो हम बोल सकते हैं, है ना? हम बोल सकते हैं कि ऑरेंज कलर की जो लाइट है, उसके एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? 3.3 into 10 to power minus 19 जूल, है ना? तो हमको पता है ना? तो हमको पता है कि एक्चुअली फोटोन की एनर्जी बहुत ही स्मॉल होती है ना, एटा कि एक्चुअली फोटोन की एनर्जी बहुत ही स्मॉल होती है, इसलिए नॉर्मली फोटोन की एनर्जी को जूल की जगह इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। और ये भी तुम ये भी तुमको पता होगा कि जूल को इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम ई का डिवाइड करते हैं। ई का डिवाइड करते हैं, मतलब 1.6 into 10 पावर माइनस 19 का डिवाइड करते हैं ना, तो बोल सकते हैं कि लाइट की एक फोटोन की एनर्जी 3.3 into 10 पावर माइनस 19 जूल, और इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए ई मतलब 1.6 into 10 पावर माइनस 19 का डिवाइड करेंगे। तो बताओ अब ये जो फोटोन की एनर्जी हो किस में आ जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। आगे सॉल्व कर सकते हो। ये 10 टू पावर माइनस 19 से 10 टू पावर माइनस 19 कैंसल, बचा 3.3 अपन 1.6। तो इसका डिवाइड, है ना, इसका डिवाइड करेंगे तो इस लाइट की एक फोटोन की एनर्जी अप्रोक्सीमेटली 2.07 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ये आ गई, है ना? अब देखो, अब बच्चों देखो, अभी तो है ना, अभी तो हमने अभी तो हमने एक फोटोन की एनर्जी गधोटे से डिटेल में निकाली, मतलब, है ना? मतलब एक फोटोन की एनर्जी पहले जूल में निकाली और फिर गधोटे से जूल को इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में कन्वर्ट किया। तो आंसर तो आ गया, लेकिन काफी ज्यादा लेंदी हो गया ना, इससे ध्यान रखना है। इससे ध्यान रखना कि अब अगर, है ना, अब अगर हमको किसी लाइट के एक फोटोन की एनर्जी पूछे, तो उसके लिए मूर्खों टाइप से इतना कचरा करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट करेंगे, है ना? तो बस हम, है ना, तो बस अब हम बिल्कुल डायरेक्ट बोल सकते हैं कि लाइट के एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? hc/λ। और तुम डायरेक्ट ध्यान रखना कि hc की वैल्यू
इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इंटू नैनोमीटर में कितनी होती है? 1240 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इंटू नैनोमीटर। कि अब डायरेक्ट करेंगे ना, बोल सकते हैं कि लाइट के एक फोटोन की एनर्जी hc बाय लैम्ब्डा, और है ना, और तुम डायरेक्ट ध्यान रखना कि hc की वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट और नैनोमीटर में कितनी होती है? 1240 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इंटू नैनोमीटर अपन लैम्ब्डा इसका वेवलेंथ, तो इसका वेवलेंथ कितना है? 600 नैनोमीटर। बस सॉल्व करेंगे तो नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो लाइट के एक फोटोन की एनर्जी 1240 अपन 600, इसका डिवाइड करेंगे तो इस बार भी डिवाइड करेंगे तो इस बार भी अप्रोक्सीमेटली 2.07 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ये आएगी, है ना। तो सब ध्यान रखना है, ध्यान रखना कि आगे गधों टाइप से इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, है ना। आगे के लिए डायरेक्ट ध्यान रखना कि अधिकतर क्वेश्चन में हमको लाइट का वेवलेंथ दिया होता है, नैनोमीटर में ही दिया होता है, तो फोटोन की एनर्जी पूछे बस एक लाइन में करेंगे कि फोटोन की एनर्जी hc बाय लैम्ब्डा, जहां hc की वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट और नैनोमीटर में 1240 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इनटू नैनोमीटर ओपन लैम्ब्डा इसका वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, डिवाइड करेंगे तो 2.07 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। डायरेक्ट आ गया तो आगे हम इस शॉर्ट तरीके से ही करेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो आगे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन के पहले एक बार देख लेते हैं कि प्रकृति में कौन कौन से टाइप के प्रकाश होते हैं वो देखते हैं, और एक बार देखते हैं कि जितने भी टाइप के प्रकाश होते हैं उनके तरंग दैर्ध्य कितने कितने होते हैं वो देख लेते हैं। मतलब किसका तरंग दैर्ध्य कम और किसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा, उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना कि ये वाली चीज ये फिजिक्स में तो ये वाली चीज विद्युत चुंबकीय तरंगों में आती है ना, उस चैप्टर में दिया होता है, लेकिन अपने मॉडर्न फिजिक्स में भी इसका बार बार यूज होता है, तो आगे कंफ्यूजन नहीं हो उसके लिए एक बार यही देख लेते हैं कि प्रकृति में कौन कौन से टाइप के प्रकाश होते हैं, किसका तरंग दैर्ध्य कम और किसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा वो देख लेते हैं, ठीक है। और ध्यान से सुनना, यही कि याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। जैसे तुम्हारे क्लास के सारे फ्रेंड के जैसे तुमको नाम याद होते हैं, वैसे इसमें भी सारे टाइप के प्रकाश तुमको याद होने चाहिए, तो वो एक बार देखते हैं कि प्रकृति में कौन कौन से प्रकाश होते हैं और किस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कम और किसका ज्यादा होता है वो देखते हैं, ठीक। तो चलो सबसे पहले हम सबसे कम ऊर्जा वाले प्रकाश से स्टार्ट करते हैं, है ना भाई। सबसे पहले हम सबसे कम ऊर्जा वाले प्रकाश से स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान रखना कि प्रकृति में सबसे कम ऊर्जा वाला प्रकाश होता है रेडियो तरंगे, है ना। तो ध्यान रखना कि प्रकृति में सबसे कम ऊर्जा वाला जो प्रकाश होता है उसको रेडियो तरंगे बोलते हैं। तो जो रेडियो तरंगे होती हैं उसके फोटोन की ऊर्जा सबसे कम होती है, मतलब इसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। ध्यान रखना ये रेडियो तरंगे जो होती हैं उसके फोटोन की ऊर्जा सबसे कम होती है, तो इसके प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। और ध्यान रखना कि रेडियो तरंगों का तरंग दैर्ध्य 0.1 मीटर से भी ज्यादा होता है। मैं साथ में यूज भी बताता जाऊंगा, ध्यान रखना कि रेडियो तरंगों की यूज होता है, तो ये रेडियो के जो सिग्नल होते हैं उसमें भी रेडियो तरंगों का यूज होता है, और तुम्हारे जो मोबाइल के सिग्नल होते हैं मतलब मोबाइल कम्युनिकेशन में भी रेडियो तरंगों का यूज होता है। ये रेडियो तरंगे देख ली और पता चल गया कि रेडियो तरंगों का तरंग दैर्ध्य 0.1 मीटर से भी ज्यादा होता है। मतलब रेडियो तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, तो आवृत्ति सबसे कम, मतलब फोटोन की ऊर्जा भी सबसे कम होगी, और रेडियो तरंगों की ऊर्जा बहुत कम होती है, इसलिए रेडियो तरंग या मोबाइल की जो तरंग या प्रकाश है उससे हमको कोई खास नुकसान नहीं होता है। anyway, आगे बढ़ रहा हूँ। अब ध्यान रखना कि रेडियो तरंगों से थोड़ा ज्यादा ऊर्जा वाला जो प्रकाश होता है उसको माइक्रोवेव बोलते हैं, तो ध्यान रखना कि रेडियो तरंगों से थोड़ा ज्यादा ऊर्जा वाला जो प्रकाश होता है उसको माइक्रोवेव बोलते हैं। तो रेडियो तरंगों की तुलना में माइक्रोवेव के फोटोन की ऊर्जा थोड़ी सी ज्यादा होती है, मतलब तरंग दैर्ध्य थोड़ा कम होता है। बस माइक्रोवेव का तरंग दैर्ध्य रेडियो वेव से थोड़ा कम होता है, तो माइक्रोवेव का तरंग दैर्ध्य 0.1 मीटर से तो कम होता है लेकिन 1 मिलीमीटर से ज्यादा होता है, तो रेडियो तरंगों का तरंग दैर्ध्य 1 मिलीमीटर से 0.1 मीटर के बीच होता है। तो ये देख लिया, ठीक। चलो माइक्रोवेव के भी एक बार यूज बताऊंगा, चिंता मत करना, यूज है वो मैं
विद्युत चुंबकीय तरंगों के टाइम पे लिखवाऊंगा विषय, लेकिन अभी मैं जस्ट इंफॉर्मेशन की फॉर्म में बता रहा हूँ ताकि इन सारे प्रकाश से तुम्हारी दोस्ती हो जाए। ठीक है, तो माइक्रोवेव का भी यूज बता रहा हूँ। तो माइक्रोवेव का एक यूज तो तुम सभी को पता है कि खाने को पकाने के लिए जो माइक्रोवेव ओवन होता है उसमें माइक्रोवेव का यूज होता है। ठीक है, उसमें जो भी खाना है उस पे माइक्रोवेव गिराते हैं तो उससे खाना जल्दी कुक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद राडार कम्युनिकेशन में भी माइक्रोवेव का यूज होता है, और एरोप्लेन से अपने स्टेशन में जो सिग्नल भेजते हैं उसमें भी माइक्रोवेव का यूज होता है। ये देखते हैं, चलो और आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान रखना कि माइक्रोवेव से भी थोड़ा और ज्यादा ऊर्जा वाला जो प्रकाश होगा उसको अवरक्त प्रकाश या हिंदी में इंफ्रारेड लाइट बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि माइक्रोवेव की तुलना में अवरक्त प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा थोड़ी और ज्यादा होती है, तो तरंग दैर्ध्य और कम होता है। और ध्यान रखना कि ये ध्यान रखना कि जो इंफ्रारेड लाइट है या अवरक्त प्रकाश है उसका तरंग दैर्ध्य 1 मिलीमीटर से तो कम होता है लेकिन 700 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। तो इंफ्रारेड लाइट का तरंग दैर्ध्य 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर के बीच होता है। अवरक्त प्रकाश का भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता रहा हूँ। ये तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये होता है कि जो तुम्हारे टीवी का जो रिमोट होता है, ठीक है ना, तो रिमोट से टीवी में जो सिग्नल जाते हैं वो अवरक्त प्रकाश के माध्यम से जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद यही बताया था कि कोई भी गर्म वस्तु उससे प्रकाश की जो भी गर्म वस्तु उससे विकिरणें निकलती हैं, रेडिएशन में बताया था। ये तो गर्म वस्तु से जो विकिरणें निकलती हैं उसमें वैसे तो सारे टाइप का प्रकाश होता है लेकिन अवरक्त प्रकाश सबसे ज्यादा होता है। तो ये इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होते हैं। ठीक है, चलो और आगे बढ़ रहा हूँ। अब ध्यान रखना कि अवरक्त प्रकाश से भी थोड़ा और ज्यादा ऊर्जा वाला प्रकाश होता है उसको दृश्य प्रकाश। ठीक है, ध्यान रखना कि अवरक्त प्रकाश से भी थोड़ा और ज्यादा ऊर्जा वाला प्रकाश होता है उसको दृश्य प्रकाश बोलते हैं। ये मैं 1 मिनट के लिए म्यूट। हाँ सॉरी, फिर बोलो। तो ध्यान रखना कि अवरक्त प्रकाश से भी थोड़ा ज्यादा ऊर्जा वाला प्रकाश होता है उसको दृश्य प्रकाश बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि अवरक्त प्रकाश की तुलना में दृश्य प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा थोड़ी सी ज्यादा होती है। ऊर्जा थोड़ी ज्यादा होती है मतलब तरंग दैर्ध्य थोड़ा कम होता है। तो ध्यान रखना कि दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 700 नैनोमीटर से तो कम होता है लेकिन 400 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। तो ध्यान रखना कि दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 400 से 700 नैनोमीटर के बीच होता है। तो देखो, बाकी के तो तरंग दैर्ध्य तुमको कोई खास याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य तुमको याद रखना है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 400 से 700 नैनोमीटर के बीच होता है ना। ये ध्यान रखना कि दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 400 से 700 नैनोमीटर के बीच होता है। और ये तुमने ऑप्टिक्स में ही पढ़ा होगा कि जो दृश्य प्रकाश होता है उसमें बैंगनी से लेकर के रेड तक सातों कलर मिक्स्ड होते हैं, है ना। ध्यान रखना तुम कि तुमने ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा कि जो दृश्य प्रकाश होता है उसमें बैंगनी से लेकर के रेड तक सातों कलर मिक्स्ड होते हैं। उसमें बैंगनी का तरंग दैर्ध्य तो 400 नैनोमीटर होता है और रेड का तरंग दैर्ध्य 700 नैनोमीटर। याद रखना कि बाकी का नहीं, दृश्य प्रकाश का याद रखना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो हम सभी को पता है कि दृश्य प्रकाश में बैंगनी से लेकर रेड तक सातों कलर मिक्स्ड होते हैं। बैंगनी का तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर और रेड का तरंग दैर्ध्य 700 नैनोमीटर। तो बस बोल सकते हैं कि दृश्य प्रकाश बैंगनी से लेकर रेड तक होता है तो उसका तरंग दैर्ध्य 400 से 700 नैनोमीटर के बीच होता है ना। तो बाकी का नहीं, लेकिन दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य याद रखना कि दृश्य प्रकाश में बैंगनी से लेकर के रेड तक सातों कलर मिक्स होते हैं, इसलिए दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 400 से 700 नैनोमीटर के बीच होता है। सही है ना। अब चलो दृश्य प्रकाश के तो फोटोन की ऊर्जा भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत यूज होता है। तो एक बार दृश्य प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा भी देख लेते हैं। तो तुम स्मार्ट ही बताओ कि दृश्य प्रकाश बैंगनी से लेकर रेड तक होता है ना, तो तब बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर, तो इसके एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी hc बाय लैम्डा, है ना। तो हमको पता है कि hc का मान तो 1240 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इंटू नैनोमीटर, अपन बैंगनी का तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर, तो नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल हो गया, इसका भाग देंगे तो कितना आएगा 3.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट।
तो याद रखना कि बैंगनी का तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर होता है और इसके फोटोन की ऊर्जा 3.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होती है। और अब रेड के फोटोन की ऊर्जा निकालनी है, तो रेड का तरंग दैर्ध्य 700 नैनोमीटर, तो उसके एक फोटोन की ऊर्जा hc बाय लैम्डा, hc का मान 1240 अपन तरंग दैर्ध्य 700, इसका भाग लगाएंगे तो 1.77 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट आएगा। ठीक है, तो आगे दृश्य प्रकाश में तो भाग लगाने का भी टाइम नहीं होगा, इसको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन की फॉर्म में याद रखना। ठीक है, तो मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, अच्छे ध्यान रखना कि दृश्य प्रकाश में बैंगनी से लेकर के रेड तक सातों कलर मिक्स्ड होते हैं। तो दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 400 से 700 नैनोमीटर के बीच होता है, तो उसके फोटोन की ऊर्जा 3.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से 1.77 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होती है। याद रखोगे ना, याद रखना कि दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 400 से 700 नैनोमीटर, तो इसके फोटोन की ऊर्जा 3.1 से 1.77 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच होती है। ठीक है, दृश्य प्रकाश देख लिया। अब इसके प्रैक्टिकल यूज देखते हैं, तो हमको पता है कि प्रैक्टिकली जो दृश्य प्रकाश है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तुमको पता होगा कि इंसान केवल दृश्य प्रकाश को ही देख सकता है, बाकी सारे प्रकाश को इंसान नहीं देख सकता। ये तो ध्यान रखना तुम, कि दृश्य प्रकाश का सबसे पहला एप्लीकेशन ये है कि जो इंसान या मानव होता है वो केवल दृश्य प्रकाश को ही देख सकता है, बाकी सारे प्रकाश को नहीं देख सकता। बस इंसान जो भी दुनिया को देखता है वो दृश्य प्रकाश के माध्यम से देखता है। तो ये इसका यूज है। और भी इसका यूज है, जैसे तुमने पढ़ा होगा कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है ना, फोटोसिंथेसिस, तो याद रखना कि प्रकाश संश्लेषण में भी सारी किरणों का यूज होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में दृश्य प्रकाश का यूज सबसे ज्यादा होता है। तो ये हमने दृश्य प्रकाश के बारे में देख लिया। इसका तरंग दैर्ध्य 400 से 700 नैनोमीटर और उसके फोटोन की ऊर्जा 3.1 से 1.77 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच होगी। याद रखना कि किसी भी फोटोन की ऊर्जा 3.1 से 1.77 के बीच हो तो तुरंत समझ जाना चाहिए कि वो दृश्य प्रकाश है। जैसे हमको दे रखा है कि किसी फोटोन की ऊर्जा 2.5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है, तो ये 3.1 से 1.77 के बीच है, तो देखते ही चमक जाना चाहिए कि दृश्य प्रकाश है ना। चलो अब और आगे बढ़ रहा हूँ, तो ध्यान रखना कि दृश्य प्रकाश से भी थोड़ा और ज्यादा ऊर्जा वाला जो प्रकाश होता है उसको पराबैंगनी प्रकाश बोलते हैं या अल्ट्रावायलेट लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि दृश्य प्रकाश की तुलना में पराबैंगनी प्रकाश की ऊर्जा थोड़ी सी ज्यादा होती है। ऊर्जा थोड़ी ज्यादा होगी तो तरंग दैर्ध्य थोड़ा कम होगा। तो समझ गए होंगे कि दृश्य की तुलना में अल्ट्रावायलेट लाइट का के फोटोन की ऊर्जा थोड़ी और ज्यादा होती है तो तरंग दैर्ध्य और कम होगा। तो ध्यान रखना कि पराबैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से तो कम होता है, लेकिन 1 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। तो पराबैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच होगा, है ना। उसके बाद पराबैंगनी प्रकाश के भी एप्लीकेशन तुम देख सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कई इसके यूज होते हैं। सबसे सिंपल यूज ये होता है कि और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का अगर स्टेरिलाइजेशन करना है तो उसके पराबैंगनी प्रकाश का यूज होता है। बस जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उस पर पराबैंगनी प्रकाश गिराते हैं तो सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। उसके बाद एक और यूज पता होगा कि ये प्रकाश पानी को साफ, पीने के पानी को साफ करने के लिए जो एक्वागार्ड सिस्टम होता है उसमें भी अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज करते हैं, मतलब पानी में के अंदर पराबैंगनी प्रकाश गिराते हैं। तो पराबैंगनी प्रकाश के कारण पानी के अंदर सारे बैक्टीरिया और वायरस मर जाते हैं। ठीक, ये हो गया। चलो और आगे बढ़ रहा हूँ। अब ध्यान रखना कि प्रकाश बैंगनी प्रकाश से भी और ज्यादा खतरनाक जो प्रकाश होता है उसको एक्सरे बोलते हैं। ध्यान रखना कि पराबैंगनी प्रकाश से भी और ज्यादा ऊर्जा वाला प्रकाश होता है उसको एक्सरे बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि पराबैंगनी की तुलना में पराबैंगनी की तुलना में एक्सरे के फोटोन की ऊर्जा और ज्यादा होती है। फोटोन की ऊर्जा और ज्यादा होती है तो तरंग दैर्ध्य और कम होगा। और ध्यान रखना कि जो एक्सरे होता है उसका तरंग दैर्ध्य 1 नैनोमीटर से तो कम होता है, लेकिन 10⁻³ नैनोमीटर से ज्यादा होता है। और बताओ 10⁻³ नैनोमीटर को 1 पिकोमीटर लिख सकते हैं। बताओ 10⁻³ और नैनोमीटर को 10⁻৯ मीटर लिख सकते हैं। तो गुणा करेंगे तो 10⁻12 मीटर आ गया और 10⁻12 मीटर को पिकोमीटर बोलते हैं। ये तो कह सकते हैं कि एक्सरे का तरंग दैर्ध्य जो होता है वो
1 नैनोमीटर से कम, लेकिन 10 की पावर माइनस 3 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, जिसको 1 पिकोमीटर बोलते हैं ना। तो एक्सरे का तरंग दैर्ध्य 1 नैनोमीटर से 1 पिकोमीटर के बीच होता है। एक्सरे का भी यूज सभी को पता है कि हड्डियों के फ्रैक्चर को अगर डिटेक्ट करना है तो एक्सरे का यूज करते हैं। वैसे ही ऑयल या वाटर की पाइपलाइन में लीकेज का पता करना है तब भी एक्सरे का यूज करते हैं। बाकी इसका तरंग दैर्ध्य 1 पिकोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच होगा। अब चलो ध्यान रखना कि एक्सरे से भी और ज्यादा ऊर्जा वाला प्रकाश होता है, या प्रकृति में जो सबसे खतरनाक प्रकाश होता है या सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला प्रकाश होता है वो कौन सा होता है? गामा रेज, मतलब गामा किरणें। याद रखना कि प्रकृति में सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला प्रकाश होता है उसको गामा किरणें बोलते हैं, है ना। और ध्यान रखना कि गामा किरणों के फोटोन की ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, तो फोटोन की ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी तो इसके प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा। तो गामा किरणों का तरंग दैर्ध्य 1 पिकोमीटर से भी कम होता है। सही है। तो ध्यान रखना कि प्रकृति में सबसे खतरनाक जो प्रकाश होता है या सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला प्रकाश गामा किरणें, उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा, तो तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा और इसका तरंग दैर्ध्य 1 पिकोमीटर से भी कम होता है। तो ये देख लिया। चलो गामा किरणों का भी यूज बता रहा हूँ। तो तुमको पता होगा कि कैंसर सेल को खत्म करने के लिए गामा किरणें गिराते हैं, ठीक है। क्यों? मतलब कैंसर सेल को खत्म करना है तो उसके लिए जिस स्थान पर कैंसर है वहां गामा किरणें गिराते हैं। तो गामा किरणें इतनी खतरनाक होती है कि कैंसर सेल को भी खत्म कर देती हैं, और जो न्यूक्लियर रिएक्शन करवानी है उसके लिए भी गामा किरणों का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमने प्रकृति में सारे टाइप के प्रकाश देख लिए। सॉरी, ठीक है। हमने प्रकृति में सारे टाइप के प्रकाश देख लिए। और ध्यान रखना कि इसमें हमको तरंग दैर्ध्य केवल, इसमें तरंग दैर्ध्य हमको केवल दृश्य प्रकाश के याद रखने हैं। बाकी सबके तरंग दैर्ध्य भूल गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल दृश्य प्रकाश के याद रखने हैं, लेकिन क्रम थोड़ा ध्यान रखना है। तो याद रखना कि प्रकृति में सबसे कम ऊर्जा वाला प्रकाश रेडियो तरंग है, उससे ज्यादा ऊर्जा वाला प्रकाश माइक्रोवेव, उससे ज्यादा ऊर्जा वाला प्रकाश अवरक्त, उससे भी ज्यादा ऊर्जा वाला प्रकाश दृश्य प्रकाश, फिर उससे भी ज्यादा ऊर्जा वाला प्रकाश पराबैंगनी, फिर और खतरनाक प्रकाश एक्सरे, और सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला है, सबसे खतरनाक प्रकाश कौन सा होता है? गामा किरणें। इनके तरंग दैर्ध्य देख लिए, तो तुम चाहो तो तरंग दैर्ध्य से फोटोन की ऊर्जा भी निकाल सकते हो। मैं पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, फटाफट बता रहा हूँ डायरेक्ट। ये तुम बताओ कि जो रेडियो तरंग है उनका तरंग दैर्ध्य 0.1 मीटर से ज्यादा है, तो उससे फोटोन की ऊर्जा भी निकाल सकते हैं ना, है ना। तो इससे फोटोन की ऊर्जा भी, चलो इसमें ज्यादा यूज तो ये अवरक्त दृश्य प्रकाश, इनका ज्यादा यूज होता है, इनकी ऊर्जा निकाल लेता हूँ, ठीक ना। इनका ज्यादा पूछा जाता है। तो अवरक्त प्रकाश की बात करूं तो अवरक्त प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर के बीच होता है। तो फोटोन की ऊर्जा किसके किसके बीच होगी वो बता देता हूँ। तुम बताओ, इस 700 नैनोमीटर का जो फोटोन है उसकी ऊर्जा 1.77 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, और 1 मिलीमीटर का जो प्रकाश होगा उसके फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी? ऐसी तो 1240 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इंटू नैनोमीटर, अपन ये कितना है? 1 मिलीमीटर। बताओ 1 मिलीमीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना? ये तो 1 मिलीमीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 10 की पावर 6 नैनोमीटर, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। आगे इसको सॉल्व कर सकते हो, फिर नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसल, तो कितना आ गया? 1240 इंटू 10 की पावर -6। आगे सॉल्व करोगे तो 1.25 इंटू 10 की पावर -3 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो इसको मिली इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट बोल सकते हैं। तो बस कह सकते हैं कि जो अवरक्त प्रकाश है उसकी ऊर्जा 1.25 मिली इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से लेकर के 1.77 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच होगी। ये कैलकुलेशन तुम खुद कर सकते हो, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। चलो और आगे बढ़ रहा हूँ। दृश्य प्रकाश का तुमको याद है कि तरंग दैर्ध्य 400 से 700 नैनोमीटर, तो उसके फोटोन की ऊर्जा 3.1 से 3.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से 1.77 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। पराबैंगनी फोटोन की भी ऊर्जा निकाल सकते हो। अब मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन तुम खुद कर सकते हो कि पराबैंगनी का प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच होगा। 400 नैनोमीटर का जो प्रकाश है उसके तो फोटोन की ऊर्जा 3.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, और 1 नैनोमीटर का जो प्रकाश होगा
उसके फोटोन की ऊर्जा hc बाय लैम्डा, तो hc तो 1240 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इनटू नैनोमीटर, अपन तरंग दैर्घ्य 1 नैनोमीटर, तो ये नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल, 1240 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, इसको 1.24 किलो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट बोल सकते हैं। तो पराबैंगनी प्रकाश की ऊर्जा 1.24 किलो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से लेकर के 3.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच होती है, ठीक है। ये सिंपल शब्दों में बोले तो पराबैंगनी प्रकाश की ऊर्जा एकाधिक 1-2 किलो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से 3.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच होती है, ठीक। ऐसे एक्सरे के फोटोन की ऊर्जा 10 की पावर -3 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच होती है। तो फोटोन की ऊर्जा देखनी है। अब मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, तुम खुद कर सकते हो कि 10 की पावर -3 नैनोमीटर के फोटोन की ऊर्जा निकालेंगे तो 1.24 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट आएगा, और 1 नैनोमीटर की ऊर्जा 1.24 किलो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। बस जो एक्सरे उसके फोटोन की ऊर्जा एकाधे मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से एकाधे किलो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच होती है। और गामा रेज, इसका तरंग दैर्घ्य 1 पिकोमीटर से भी कम होता है, तो उसकी फोटोन की जो ऊर्जा है वो 1.24 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से भी ज्यादा होती है, ठीक है। बस तरंग दैर्घ्य के साथ साथ हमने फोटोन की ऊर्जा भी देख ली, ये सब देख लिया, ठीक। अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, उसको ढंग से सुनना। तो कई लोग इतने सारे डेटा से घबरा जाते हैं, है ना। कई लोग इतने सारे डेटा से घबराते हैं कि हम याद कैसे रखेंगे, तो बाकी सारे डेटा को याद रखने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखना कि बाकी सारे डेटा को याद रखने की जरूरत नहीं, हमको तो बस दृश्य प्रकाश का ही रिजल्ट याद रखना है ना। तो बस, है ना। तुमको तो बस इतना याद रखना है कि दृश्य प्रकाश जो होता है वो, हमको दृश्य प्रकाश के रिजल्ट याद रखने हैं। तो ये हमको अच्छे पता है कि दृश्य प्रकाश जो होता है उसमें बैंगनी से लेकर रेड तक सातों कलर मिक्स्ड होते हैं। इससे दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 400 से 700 नैनोमीटर के बीच होता है। तो इसके फोटोन की ऊर्जा 3.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से 1.77 के बीच होती है, ठीक है। ये याद रखना है कि दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 400 से 700 नैनोमीटर, तो इसके फोटोन की ऊर्जा 3.1 से 1.77 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच होती है। मतलब किसी भी फोटोन की ऊर्जा 3.1 से 1.77 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच हुई तो तुरंत समझ जाना कि दृश्य प्रकाश है। अब स्मार्टली बताओ कि अगर किसी फोटोन की ऊर्जा 1.77 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से भी थोड़ी कम हो गई तो समझ जाना कि उसकी ऊर्जा दृश्य प्रकाश से थोड़ी कम है, तो वो किस में आ जाएगा, अवरक्त प्रकाश में आ जाएगा। और अगर किसी फोटोन की ऊर्जा 3.1 से भी थोड़ी ज्यादा हुई तो समझ जाना कि इसकी ऊर्जा दृश्य प्रकाश से थोड़ी ज्यादा होगी, इसलिए वो पराबैंगनी प्रकाश होगा। याद रखना कि मैंने सारे प्रकाश बताए, लेकिन अपने मॉडर्न फिजिक्स में दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश और अवरक्त प्रकाश, इन्हीं तीनों का ज्यादा यूज होता है। तो अब इसको स्मार्टली ध्यान रखना है यार, ठीक है। कि दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 400 से 700 नैनोमीटर, तो फोटोन की ऊर्जा 3.1 से 1.77 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो ध्यान रखना कि अगर किसी फोटोन की ऊर्जा 3.1 से 1.77 के बीच है तो समझ जाना कि दृश्य प्रकाश है। अगर ऊर्जा 1.77 से भी थोड़ी कम हो गई तो समझ जाना कि ऊर्जा दृश्य प्रकाश से भी थोड़ी कम है, तो वो अवरक्त प्रकाश। और अगर ऊर्जा 3.1 से भी थोड़ी ज्यादा हो गई तो समझ जाना कि पराबैंगनी प्रकाश, ठीक है। तो पराबैंगनी प्रकाश की ऊर्जा एकाधिक किलो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से 3.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच होती है। ऐसे बताओ कि अगर ऊर्जा किलो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से भी ज्यादा हो गई, ये मतलब किलो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच हो गई तो एक्सरे, और अगर ऊर्जा मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से भी ज्यादा हो गई तो फिर गामा किरणें। ऐसे ध्यान रखना। चलो तुमको मैं फटाफट कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक। तुमको बताना है कि वो किरणें कौन सी होंगी, वो बताना है। है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना कि मतलब कई बार पूछा जाता है कि फोटोन किस भाग में आएगा, तो उसको ऐसे ध्यान रखना है कि ऊर्जा 3.1 से 1.77 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच हुई तो दृश्य प्रकाश है। अगर ऊर्जा इससे थोड़ी सी ज्यादा हुई तो पराबैंगनी प्रकाश, और ऊर्जा थोड़ी सी कम हुई तो अवरक्त प्रकाश। लेकिन ऊर्जा थोड़ी ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा हो गई, मतलब 1 किलो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से भी ज्यादा हो गई तो फिर वो एक्सरे में आएगा। ऊर्जा 1 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से भी ज्यादा हो गई तो फिर वो गामा किरणों में आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। और ये जो बाउंड्री है वो कोई बिल्कुल
क्लियर बाउंड्री नहीं है, ये लगभग है, ठीक है, इसलिए मैं लगभग ही बोल रहा हूँ कि अगर ऊर्जा 3.1 से 1 किलो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच हुई तो पराबैंगनी, किलो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से भी ज्यादा हुई तो एक्सरे, और एकाधे मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से भी ज्यादा हो गई तो गामा किरणें। बस अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक, तुम इजीली बता सकते हो कि वो प्रकाश किस भाग में आएगा। जैसे अगर कोई पूछे, जैसे कोई पूछे कि कोई प्रकाश है और उसके फोटोन की ऊर्जा 2.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है, ये किस भाग में आएगा ये पूछ रहा है, तो तुम देखते बताओ कि इस बार फोटोन की ऊर्जा 2.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है, मतलब 1.77 से 3.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच है, इससे तुरंत दिमाग में आएगा कि ये प्रकाश दृश्य प्रकाश होगा। ऐसे अगर कोई पूछे कोई प्रकाश है उसकी फोटोन की ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है, तो देखते ही चमक जाना चाहिए कि इस बार इसकी ऊर्जा 1.77 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से भी थोड़ी कम है, मतलब दृश्य प्रकाश से भी थोड़ी कम है, तो तुरंत चमक जाना चाहिए कि अब ये फोटोन अवरक्त प्रकाश का होगा। ऐसे ही कई बार लिखा होता है कि किसी फोटोन की ऊर्जा 10 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है, साफ साफ दिख रहा है कि इस फोटोन की ऊर्जा 3.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से भी ज्यादा है, मतलब इसकी ऊर्जा दृश्य प्रकाश से भी थोड़ी ज्यादा है, तो पराबैंगनी प्रकाश होगा। वैसे किसी फोटोन की ऊर्जा 100 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है तो भी पराबैंगनी प्रकाश थी, लेकिन किसी फोटोन की ऊर्जा एकाधे किलो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से भी ज्यादा है, जैसे कि 100 किलो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है, तो बस एकाधे किलो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से भी ज्यादा हो गई तो फिर वो एक्सरे में होगा। और अगर फोटोन की ऊर्जा मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से भी ज्यादा हो गई, जैसे किसी फोटोन की ऊर्जा 3 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है, तो फिर समझ जाना कि वो गामा किरणें। इस टाइप से पहचानते हैं, तो गधों टाइप से रटने की जरूरत नहीं, दृश्य प्रकाश के ही रिजल्ट याद रखने हैं, बाकी सारी चीजें दिमाग में अपने आप आ जानी चाहिए, ठीक। ये सारा मैंने बता दिया। अब इसके हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन तुमको पूछ रहा हूँ, तो ढंग से बताना, ठीक है। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैंने पेज भी चेंज कर दिया ताकि तुम चीटिंग भी नहीं कर पाओ, ठीक। तो अब मैं तुमको पूछ रहा हूँ, तुम डायरेक्ट बताना कि वो प्रकाश किस भाग में आएगा, वो बताना है, ठीक तुमको। तो तुम बताओ कि जैसे मान लेते हैं किसी फोटोन की ऊर्जा जैसे 3 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है, बताओ फोटोन किस, ये प्रकाश किस भाग में आएगा। चैट बॉक्स ऑन कर दिया, आंसर दो कि किसी फोटोन की ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है, तो बताओ ये प्रकाश किस भाग में आएगा। बिल्कुल सही, दृश्य प्रकाश में, ठीक है। बस साफ साफ बोल सकते हैं कि उसकी ऊर्जा 1.77 से 3.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच है, तो ये प्रकाश किस में आएगा, दृश्य प्रकाश में आएगा। बिल्कुल सही बोला, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि मान लेते हैं किसी फोटोन की ऊर्जा निकालने पर हमारे पास 0.5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट आई, बताओ ये किस भाग में आएगा। अवरक्त प्रकाश, बिल्कुल सही। तो साफ साफ देख सकते हैं कि इस बार इस फोटोन की ऊर्जा 1.77 से भी कम है, मतलब इसकी ऊर्जा दृश्य प्रकाश से भी कम है। इस दृश्य प्रकाश से थोड़ी कम है, मतलब किस में आएगा, अवरक्त प्रकाश में आएगा, ठीक है। ऐसे में पूछूं कि इस बार कोई फोटोन है उसकी ऊर्जा 100 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है, बताओ ये किस में आएगा। बिल्कुल सही बोला, अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी में। तुम बताओ कि इस बार ठीक है, सही बोला आंसर, सही कहा। ठीक है, तुम देखते बताओ कि इस बार फोटोन की ऊर्जा सॉरी, बताओ इस बार फोटोन की ऊर्जा 3.1 क्या है, इस बार फोटोन की ऊर्जा 3.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से भी ज्यादा है, मतलब इस बार फोटोन की ऊर्जा दृश्य प्रकाश से भी ज्यादा है, लेकिन एकाधे किलो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से कम है, मतलब कंफर्म पता चल गया कि ये प्रकाश पराबैंगनी प्रकाश होगा या अल्ट्रावायलेट लाइट होगी। चलो अगला पूछ रहा हूँ, इस बार मान लेते हैं कि किसी फोटोन की ऊर्जा 100 किलो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है, बताओ ये किस में आएगा। बिल्कुल सही, एक्सरे में आएगा, ठीक है। तो साफ साफ देख सकते हैं कि इस बार फोटोन की ऊर्जा 100 किलो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है, मतलब 1 किलो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से भी ज्यादा है। बोल सकते हैं कि इस बार इस फोटोन की ऊर्जा एकाधे किलो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से एकाधे मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच है, मतलब ये प्रकाश कौन सा होगा, एक्सरे।
और इस बार पूछ रहा हूं कि इस बार कोई खतरनाक फोटोन है, उसकी ऊर्जा 3 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है, या इसको मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट भी बोलते हैं। तो इस बार किसी फोटोन की ऊर्जा 3 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है। बताओ ये किस में आएगा? गामा रे, बिल्कुल सही। तो इस बार फोटोन की तो ऊर्जा एक आधे मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से भी ज्यादा है, तो ये गामा रेज में आएगा। ठीक है, कर लोगे ना? तो इस टाइप से ये हम किसी भी फोटोन को पहचान सकते हैं। अभी हमने ऊर्जा के आधार पर पहचाना, वैसे तरंग दैर्घ्य के आधार पर भी पहचान सकते हैं ना। ठीक है, तो मैं तरंग दैर्घ्य के आधार पर पूछ रहा हूँ। तो चलो इस बार मान लेते हैं कि किसी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, सॉरी, इस बार मान लेते हैं कि किसी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 600 नैनोमीटर है। तो बताए किस भाग में आएगा? फटाफट बताओ। बिल्कुल सही, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इस बार इसका तरंग दैर्घ्य 400 से 700 नैनोमीटर के बीच है। मतलब किसमें आएगा? दृश्य प्रकाश में या विजिबल लाइट में आएगा। ठीक है, चलो अब अगला पूछ रहा हूँ। इस बार मान लेते हैं कोई प्रकाश है, इसका तरंग दैर्घ्य 1000 नैनोमीटर है। सॉरी, इस बार मान लेते हैं कोई प्रकाश है, उसका तरंग दैर्घ्य 2000 नैनोमीटर है। बताओ ये किस भाग में आएगा? स्मार्ट ही बताओ। 2000 नैनोमीटर में। बिल्कुल सही, इंफ्रारेड है। बस तुम देखते ही बताओ। देखो मैं कुछ कुछ लिख रहा था, तुम देखते ही बताओ। इस बार तरंग दैर्घ्य 2000 नैनोमीटर है। ये मतलब बोल सकते हैं कि इस बार इसका तरंग दैर्घ्य जो है वो दृश्य प्रकाश से ज्यादा है। दृश्य प्रकाश का 400 से 700 नैनोमीटर होता है, अभी 2000 नैनोमीटर है। बस हम साफ साफ बोल सकते हैं कि इसका जो तरंग दैर्घ्य जो दृश्य प्रकाश से ज्यादा है, तो ऊर्जा दृश्य प्रकाश से थोड़ी कम होगी। और दृश्य प्रकाश से थोड़ी कम है, मतलब किसमें आएगा? अवरक्त प्रकाश में। है ना? ये क्या लिख रहा हूँ यार? ये देखो फोटोन किस में आएगा? अवरक्त प्रकाश में या इंफ्रारेड लाइट में। कोई मूर्ख माइक्रोवेव में बोला था। बता, इसको नैनोमीटर को अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आएगा? इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1 मिलीमीटर से तो ज्यादा है ना? 1 मिलीमीटर से ज्यादा है, सॉरी क्या बोला, 1 मिलीमीटर से कम है ना? ये मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.002 मिलीमीटर इतना आएगा। 1 मिलीमीटर से कम है तो ये अवरक्त प्रकाश ही होगा। मूर्ख माइक्रोवेव कैसे बोल रहा है? माइक्रोवेव तो तब होता है जब इसका तरंग दैर्घ्य 1 मिलीमीटर से ज्यादा होता है, तो बोल सकते हैं इस बार इसका तरंग दैर्घ्य दृश्य प्रकाश से थोड़ा ज्यादा है, तो ऊर्जा दृश्य प्रकाश से थोड़ी कम होगी। मतलब ये अवरक्त प्रकाश में आएगा। चलो और पूछ रहा हूँ। अब मान लेते हैं कोई प्रकाश है, जिस से मान लेते हैं लाइमन सीरीज का कोई प्रकाश है, जिसका तरंग दैर्घ्य 10 नैनोमीटर है। तो बताओ ये किस भाग में आएगा? या चलो 100 नैनोमीटर लिख देता हूँ। कोई प्रकाश है, इसका तरंग दैर्घ्य 100 नैनोमीटर है, ये किस में आएगा? 100 नैनोमीटर, मूर्ख। पराबैंगनी प्रकाश, तो साफ साफ बोल सकते हैं कि दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 400 से 700 नैनोमीटर, जबकि इस बार प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 100 नैनोमीटर है। मतलब इस बार इसका तरंग दैर्घ्य दृश्य प्रकाश से थोड़ा कम, तो ऊर्जा दृश्य प्रकाश से थोड़ी ज्यादा होगी। इससे किसमें आएगा? पराबैंगनी प्रकाश में। कोई मूर्ख एक्सरे बोल रहा है तो ध्यान रखना, इसका तरंग दैर्घ्य 400 नैनोमीटर से तो कम है, लेकिन 1 नैनोमीटर से ज्यादा है। मतलब इसका तरंग दैर्घ्य 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच है, और 1 से 400 नैनोमीटर के बीच हो उसको पराबैंगनी प्रकाश ही बोलते हैं। अब चलो अगला केस ले रहा हूँ। इस बार मान लेते हैं कोई प्रकाश है, जिसका तरंग दैर्घ्य 20 पिकोमीटर है। बताओ ये किस में आएगा? 20 पिकोमीटर है एक्सरे। तो बस मैंने बताया था, इस बार इसका तरंग दैर्घ्य 20 पिकोमीटर है। मतलब 1 पिकोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच है। 1 पिकोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच जो प्रकाश होता है उसको एक्सरे बोलते हैं। तो ये प्रकाश एक्सरे में आएगा। ठीक है, और चलो लास्ट पूछ रहा हूं मैं। इस बार मान लेते हैं कोई प्रकाश है, जिसका तरंग दैर्घ्य 0.01 पिकोमीटर है। ये कौन सा होगा बताओ? बिल्कुल सही, गामा
तरंग बताओ, इस बार इसका तरंग दैर्घ्य 1 पिकोमीटर से भी कम है। 1 पिकोमीटर से भी कम है मतलब इसके फोटोन की ऊर्जा एक्सरे से भी ज्यादा होगी, मतलब सबसे खतरनाक प्रकाश होगा गामा किरणें या गामा प्रकाश होगा। ठीक है, इस टाइप से इजीली कर सकते हैं। अब चलो इसका एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, इन सब का अपने मॉडर्न फिजिक्स में यूज होगा, इससे पहले ही बता दिया ताकि तुम्हारा डर खत्म हो जाए। चलो इसका एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन तुम्हारे जेई मेंस में भी पूछा गया था और मेडिकल में जो एम्स का एग्जाम है उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, तुम्हें क्वेश्चन लिखवा दूंगा। ये सारे टाइप के प्रकाश कैसे प्राप्त किए जाते हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगों में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, अभी तो मैंने जस्ट इनसे दोस्ती कराई है। ठीक है, तो देख लो इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूं जो तुम्हारे एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया था, बहुत ढंग से देखना। हाँ, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत केयरफुल। देखो, इस बार हमको दे रखा है कि कोई ब्लैक बॉडी है। ठीक है, हाँ ठीक, फिर से बोल रहा हूँ। तो इसका पहले क्वेश्चन बोल देता हूँ। तो इसमें हमको दे रखा है कि, सॉरी फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, इसमें हमको दे रखा है कि कोई सूर्य है, कोई तारा है ना, कोई कि कोई सूर्य है या कोई तारा है जिसको परफेक्ट ब्लैक बॉडी मानना है और इसका खुद का ताप 10 की पावर 7 केल्विन है। देखना बस, सबसे पहले हमको देखना है कि इसका अधिकतम स्पेक्ट्रल उत्सर्जन के संबंधित तरंग दैर्घ्य मतलब लैम्डा एम कितना होगा वो देखना है। और फिर पूछा है कि इसका अधिकतम स्पेक्ट्रल उत्सर्जन के संबंधित तरंग दैर्घ्य मतलब लैम्डा एम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में आएगा वो पूछा है। बस कर सकते हैं ना, स्टार्ट करो, ध्यान से देखना। तो हमको दे रखा है कि कोई सूर्य या कोई तारा है, देख लें कर लेते हैं, तो मान लेते हैं इस बार कोई सूर्य या तारा है जिसको परफेक्ट ब्लैक बॉडी मानना है। अभी लिखना बंद करो इडियट्स। ठीक है, मान लेते हैं कोई सूर्य या कोई तारा है जिसको परफेक्ट ब्लैक बॉडी मानना है और उसका खुद का ताप 10 की पावर 7 केल्विन है। ठीक है, बस सबसे पहले हमको देखना है कि इसका अधिकतम स्पेक्ट्रल उत्सर्जन के संबंधित तरंग दैर्घ्य मतलब लैम्डा एम कितना होगा वो देखना है। तो देखो, रेडिएशन में मैंने तुमको चमका करके बताया था, है ना, रेडिएशन में क्लियरली बताया था ये अधिकतम स्पेक्ट्रल उत्सर्जन के संबंधित तरंग दैर्घ्य मतलब लैम्डा एम के अंदर सिंपली उस ब्लैक बॉडी का ताप छुपा होता है। और हमने पढ़ा था कि लैम्डा एम इक्वल टू सिंपली बी बाई टी होता है, भूल तो नहीं था ना कि अधिकतम स्पेक्ट्रल उत्सर्जन के संबंधित तरंग दैर्घ्य लैम्डा एम, इसके अंदर ब्लैक बॉडी का ताप छुपा होता है और लैम्डा एम सिंपली बी बाई टी होता है। जब बी विम्स कांस्टेंट, तो विम्स कांस्टेंट का मान हमको दिया होगा तो हमको दे रखा है कि विम्स कांस्टेंट का मान 2.88 इंटू 10 की पावर 6 नैनोमीटर इंटू केल्विन दे रखा है, ये क्वेश्चन दिया होगा। तो विम्स कांस्टेंट का मान तो 2.88 इंटू 10 की पावर 6 नैनोमीटर इंटू केल्विन है। अपन इस ब्लैक बॉडी का ताप 10 की पावर 7 केल्विन, सॉल्व करेंगे, है तो बताओ, सॉल्व करेंगे तो ये केल्विन से केल्विन कैंसिल, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो इसका लैम्डा एम कितना आएगा 2.88 बाय 10 मतलब 0.288 नैनोमीटर। बस बोल सकते हैं कि इसका अधिकतम स्पेक्ट्रल उत्सर्जन के संबंधित तरंग दैर्घ्य मतलब लैम्डा एम हमारे पास 0.288 नैनोमीटर इतना आ गया। बस अब हमको पूछा है कि लैम्डा एम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में आएगा। स्मार्टली बताओ कि लैम्डा एम किस भाग में आएगा। बिल्कुल सही बोला, एक्सरे में आएगा। ठीक है, तो तुम बताओ इसका लैम्डा एम 0.288 नैनोमीटर ये आ गया ना, मतलब कंफर्म बोल सकते हैं कि इसका जो लैम्डा एम है वो 1 नैनोमीटर से भी कम है। तो बताओ 1 नैनोमीटर से थोड़ा कम है तो बताओ किस में आएगा, एक्सरे में। ये तुम खुद बताओ, इसका तरंग दैर्घ्य अगर 1 नैनोमीटर से ज्यादा होता 2.88 होता तब तो 1 नैनोमीटर से ज्यादा है मतलब अल्ट्रावायलेट में आएगा। लेकिन इस बार इसका तरंग दैर्घ्य 1 नैनोमीटर से कम है मतलब इसका तरंग दैर्घ्य 1 नैनोमीटर से 1 पिकोमीटर के बीच है, मतलब कंफर्म है कि ये एक्सरे में आएगा। तो इसका अधिकतम स्पेक्ट्रल उत्सर्जन के संबंधित तरंग दैर्घ्य या लैम्डा एक्सरे वाले भाग में आएगा।
देखो बच्चों, अभी हमने नेचर में पाई जाने वाली अलग-अलग टाइप की लाइट रेज़ के बारे में देख लिया। तो अब आगे बढ़ते हैं ना, अब हम देखते हैं कि लाइट की पावर और लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी वो देखते हैं, है ना? और हम एक बार देखते हैं कि लाइट की पावर और इंटेंसिटी है, रेट ऑफ फोटॉन से किस टाइप से रिलेटेड होती है वो देखते हैं ना। तो चलो इसको समझने के लिए एक नॉर्मल सा केस देते हैं ना। तो चलो मान लेते हैं कि टॉर्च से हम कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट गिरा रहे हैं, और चलो मान लेते हैं कि इस लाइट का वेवलेंथ लैम्बडा है और इस लाइट के बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लेते हैं ना, कोई की मोनोक्रोमेटिक लाइट गिरा रहे हैं, तो लाइट का वेवलेंथ लैम्बडा और लाइट के बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लेते हैं। ये तो हमको पता है कि लाइट में एनर्जी होती है ना, तो हमको देखना है कि लाइट के थ्रू बहने वाली रेट ऑफ एनर्जी फ्लो कितना होगा, लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी वो देखना है, और वो फोटोन की रेट से कैसे रिलेटेड होगी वो देखना है ना। तो हमको अच्छे पता है ना हमको अच्छे पता है कि जो भी लाइट एनर्जी होती है उसको एनर्जी के छोटे-छोटे पैकेट्स की फॉर्म में मान सकते हैं, जिसको फोटोन बोलते हैं। तो तुम बताओ कि लाइट आगे बढ़ रही है ना, तो तुम बताओ कि लाइट प्रोपेगेट कर रही है, मतलब इनडायरेक्टली मान सकते हैं कि मच्छरों के टाइप से फोटोन बह रहे हैं, है ना? तो ये ध्यान रखना। इस बार लाइट बह रही है मतलब मान सकते हैं कि इस बार ये फोटोन बह रहे हैं। बस रेट ऑफ एनर्जी फ्लो फोटोन के नंबर से कैसे रिलेटेड होगी वो देखते हैं। तो देखो, इसको देखने की स्किल होती है ना, तो हमको पता है कि होता लाइट आगे की ओर बह रही है, मतलब समझ जाना कि इनडायरेक्टली फोटोन बह रहे हैं। तो तुम बताओ कि एक फोटोन बहेगा तो कितनी एनर्जी बहेगी, hc बाय लैम्डा। हमको पता है कि एक फोटोन की एनर्जी hc बाय लैम्डा होती है ना, तो ऐसे बोल सकते हैं, है ना? कि लाइट आगे बढ़ रही है तो फोटोन फ्लो हो रहे हैं। तो तुम बताओ कि एक फोटोन बहेगा तो कितनी एनर्जी बहेगी, hc बाय लैम्डा। तो चलो ऐसे-ऐसे मान लेते हैं कि n फोटोन बह रहे हैं, तो बताओ n फोटोन बह रहे हैं तो बहने वाली टोटल एनर्जी कितनी होगी, nhc बाय लैम्डा। ऐसे करते हैं, एक फोटोन बहेगा तो कितनी एनर्जी बहेगी, hc बाय लैम्डा। तो ऐसे-ऐसे मान लेते हैं n फोटोन बह रहे हैं, तो बताओ बहने वाली टोटल एनर्जी कितनी होगी, nhc बाय लैम्डा होगी। बस अब हमको है ना, तो हमको रेट ऑफ एनर्जी फ्लो निकालना है, मतलब डी बाई डी टी निकालना है ना? तो हमको है ना, हमको लाइट के थ्रू रेट ऑफ एनर्जी फ्लो मतलब डी बाई डी टी निकालना है। तो उसके लिए सिंपली इसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो तुम बताओ कि डिफरेंशिएशन करेंगे तो एच सी बाय लैम्डा तो कांस्टेंट है बाहर, और बताओ एन का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डी एन बाई डी टी, है ना? कि रेट ऑफ एनर्जी फ्लो तो डी बाई डी टी देखना है तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे ना। तो एच सी बाय लैम्डा तो कांस्टेंट है बाहर, और एन का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डी एन बाई डी टी है ना। तो तुम बताओ, है ना? तुम बताओ कि बता इसमें डी बाई डी टी को तो हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो, और रेट ऑफ एनर्जी को हम पावर भी बोल सकते हैं ना। तो डी बाई टी को तो रेट ऑफ एनर्जी फ्लो मतलब बहने वाली पावर बोल सकते हैं, और बताओ इसमें डी एन बाई डी टी को हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ फोटोन फ्लो, मतलब फोटोन फ्लो होने की रेट, मतलब पर सेकेंड गुजरने वाले फोटोन के नंबर। दे देना डी बाई टी रेट ऑफ एनर्जी फ्लो है, इसको लाइट की पावर बोल सकते हैं, और डी एन बाई डी टी को क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ फोटॉन्स फ्लोइंग, तो डी एन बाई टी को रेट ऑफ फोटोन फ्लोइंग मतलब फोटोन फ्लो होने की रेट, या फोटोन पास होने की रेट, ये बोल सकते हैं ना। बस आगे ध्यान रखना कि आगे मूर्खों से इतना कचरा करने का टाइम नहीं है ना, आगे इतना सारा लिखने का टाइम नहीं है। डायरेक्ट ध्यान रखना कि लाइट में रेट ऑफ एनर्जी फ्लो, या लाइट की जो पावर होती है उसके अंदर भी रेट ऑफ फोटोन छुपा होता है, और लाइट की पावर को खोल करके क्या हम लिख सकते हैं, एच सी बाय लैम्डा इंटू डी एन बाय डी टी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने लाइट का रेट ऑफ एनर्जी फ्लो या पावर देख ली ना, लेकिन अब हमको देखना है कि इस लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी वो देखना है। तो देखो, मैंने ऑप्टिक्स में ही बताया था, है ना? तो मैंने ऑप्टिक्स में बताया था और रेडिएशन में बताया था, तो मैंने चमका कर बताया था कि लाइट की इंटेंसिटी हमेशा क्या होती है, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना? तो मैंने बताया था कि मैंने बताया था रेडिएशन ऑप्टिक्स वहीं बताया था कि हर बार लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो रेट ऑफ एनर्जी फ्लो को डी बाई डी टी ओपन क्रॉस सेक्शन एरिया ए। अब बताओ, है ना? बताओ रेट ऑफ एनर्जी फ्लो, है ना? रेट ऑफ एनर्जी फ्लो है, लाइट की पावर को हम क्या लिख सकते हैं,
hc by lambda into dn by dt अपन a इस लाइट बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इसको सॉल्व करेंगे, है ना? इसको सॉल्व करेंगे तो लाइट की इंटेंसिटी कितनी आ गई अपने पास, hc by lambda a into dn by dt है। तो ध्यान रखना सॉरी, तो ध्यान रखना कि आगे मूर्खों टाइप से इसको डिराइव करने का टाइम नहीं है है ना? ध्यान रखना कि आगे बेवकूफ टाइप से सारा डिराइव करने का टाइम नहीं है, आगे इसको रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना है। तो आगे इसको रिजल्ट की फॉर्म में रखना, अच्छे ध्यान रखना कि रेट ऑफ एनर्जी फ्लो में तो लाइट की चाहे पावर हो या लाइट की इंटेंसिटी हो, दोनों के अंदर रेट ऑफ फोटोन ही छुपा होता है। ध्यान रखना कि लाइट की पावर और इंटेंसिटी हो, दोनों के अंदर रेट ऑफ फोटोन ही छुपा होता है। और डायरेक्ट ध्यान रखना कि लाइट की पावर को तो हम खोल करके hc बाय लैम्डा इंटू dn बाई dt लिख सकते हैं, और लाइट की इंटेंसिटी निकालनी हो तो पावर में क्रॉस सेक्शन एरिया a का और डिवाइड कर दोगे, तो लाइट की इंटेंसिटी हो जाएगी hc बाय लैम्डा a इंटू dn बाय dt। तो याद रखना कि लाइट की पावर और इंटेंसिटी दोनों भाई बहनी है ना? दोनों के अंदर रेट ऑफ फोटोन ही छुपा होता है, और लाइट की पावर तो होती है hc बाय लैम्डा इंटू dn बाई dt, और लाइट की इंटेंसिटी पूछे तो इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया a का और डिवाइड कर दोगे तो लाइट की इंटेंसिटी हो जाएगी hc बाय लैम्डा a इंटू dn बाय dt। याद रखना। चलो बच्चों, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड एक बहुत ऑर्डिनरी टाइप का क्वेश्चन करते हैं, इसको भी ध्यान से देखना है ना। तो चलो इस बार मान लेते हैं, है ना? इस बार मान लेते हैं कि टॉर्च से हम ऑरेंज कलर की मोनोक्रोमेटिक लाइट गिरा रहे हैं। तो ऑरेंज कलर की जो लाइट है उसका वेवलेंथ 600 नैनोमीटर दे रखा है, और ये भी पता है कि लाइट में एनर्जी होती है ना। इस बार हमको दे रखा है कि लाइट के थ्रू बहने वाली रेट ऑफ एनर्जी फ्लो, या दूसरे शब्दों में लाइट की पावर, ये हमको 100 वॉट दे रखा है। तो हमको पूछा है कि इस बार रेट ऑफ फोटोन पासिंग कितने होंगे, या दूसरे शब्दों में पर सेकेंड गुजरने वाले फोटोन की संख्या कितनी होगी, वो हमको देखना है ना। स्टार्ट करते हैं। कोई, है ना, कोई टॉर्च से ऑरेंज कलर की मोनोक्रोमेटिक लाइट गिरा रहा है, सॉरी, है ना? तो टॉर्च से ऑरेंज कलर की मोनोक्रोमेटिक लाइट गिरा रहे हैं, तो हमको अच्छे ही पता है ना? हमको अच्छे पता है कि बताओ लाइट प्रोपेगेट कर रही है, मतलब इनडायरेक्टली मच्छरों के टाइप से फोटोन बह रहे हैं, है ना? हमको अच्छे पता है कि बताओ लाइट प्रोपेगेट कर रही है, मतलब लाइट बह रही है, मतलब इनडायरेक्टली फोटोन बह रहे होंगे। तो बस लाइट की पावर इतनी है, तो हमको पूछा है कि रेट ऑफ फोटोन पासिंग कितना होगा, मतलब dn फोटोन बाय dt कितना होगा, वो देखना है ना। बस 1% भी हम कंफ्यूज नहीं है है ना? ध्यान रखना कि बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूज नहीं, हमको अच्छे से रटा हुआ है कि बताओ रेट ऑफ फोटोन किसके अंदर छुपा होता है, लाइट की पावर या इंटेंसिटी के अंदर ही छुपा होता है। तो अभी तुमको चमका कर बताया था कि रेट ऑफ फोटोन लाइट की पावर या इंटेंसिटी के अंदर छुपा होता है ना। और तुम बताओ कि लाइट की पावर को खोल करके क्या लिख सकते हैं, hc बाय लैम्डा इंटू dn बाय dt। ये ध्यान रखना कि पावर के अंदर रेट ऑफ फोटोन छुपा था। तो बस बताओ लाइट की पावर को खोल करके हम क्या लिख सकते हैं, hc बाय लैम्डा इंटू dn फोटोन बाय dt। बस हमको रेट ऑफ फोटोन पासिंग निकालना है, मतलब dn फोटोन बाय dt निकालना है। तो उसके लिए hc और लैम्डा को उधर ट्रांसफर कर लेंगे। तो बताओ dn फोटोन बाय dt मतलब फोटोन गुजरने की दर कितनी होगी, पावर को मैं p लिख देता हूं, तो फोटोन गुजरने की दर कितनी होगी, p लैम्डा ओपन hc। बस अब तो आराम से सबकी वैल्यू रखेंगे, है ना। और ध्यान रखना कि यहाँ hc इक्वल 1240 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इंटू नैनोमीटर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ जो रेट ऑफ एनर्जी फ्लो है वो वॉट मतलब जूल पर सेकंड में इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट पे नहीं है, इसलिए यहाँ तो सबकी वैल्यू स्टैंडर्ड यूनिट में ही रखनी पड़ेगी, है ना। बोल सकते हैं कि पावर होती है hc बाय लैम्डा dn फोटोन बाय dt, तो रेट ऑफ फोटोन हो गया p लैम्डा अपन hc, वैल्यू रखते हैं। तो बताओ p तो लाइट की पावर 100 वॉट मतलब 100 जूल पर सेकेंड इंटू लैम्डा, इस लाइट का वेवलेंथ कितना है 600 नैनो मतलब 10 टू पावर -9 ओपन h। तो h की वैल्यू 6.67 को 20/3 लिख सकते हैं इंटू 10 टू पावर -34। और c लाइट की स्पीड, तो लाइट एयर में ट्रेवल कर रही है, तो उसमें इसकी स्पीड 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आगे सॉल्व कर लेना है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और आगे सॉल्व करोगे तो इससे तुम्हारे पास dn बाई dt, है ना। सॉल्व करोगे dn बाई dt मतलब रेट ऑफ फोटोन पासिंग अपने पास कितना आ जाएगा, ये 2 इंटू, आई एम सॉरी, इसको सॉल्व करोगे 6 बाय 2 तो 3 हो गया ना। तो सॉल्व करेंगे तो dn बाई टी मतलब रेट ऑफ फोटोन पासिंग अपने पास कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10 टू पावर 20
फोटॉन्स पर सेकेंड। ये तो ध्यान रखना कि चिरकुट टाइप का क्वेश्चन तो कर लिया, लेकिन हमको पक्का सबक मिल गया कि बताओ रेट ऑफ फोटोन किसके अंदर छुपे होते हैं? लाइट की पावर और लाइट की इंटेंसिटी, उसके अंदर रेट ऑफ फोटोन छुपे होते हैं। चलो बच्चों, इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। ये एचसी वर्मा की बुक का और लगभग पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ना। तो इस बार हमको दे रखा है कोई बल्ब है जो कि 100 वॉट का बल्ब है, मतलब बाय डिफॉल्ट ये मानना है कि बल्ब 100 वॉट मतलब 100 जूल पर सेकेंड की रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च कर रहा है। और ये बल्ब ऑरेंज कलर की मोनोक्रोमेटिक लाइट निकाल रहा है जिसका वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है ना। और देखो, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा जाता तब तो हम बाय डिफॉल्ट ये मानते हैं कि बल्ब 100 जूल पर सेकेंड की रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च कर रहा है, तो 100 जूल पर सेकेंड की रेट से लाइट एनर्जी निकालेगा। लेकिन इस बार हमको दे रखा है कि बल्ब की एफिशिएंसी 50% है, और एफिशिएंसी 50% है मतलब बल्ब जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च करेगा उसमें से 50% कोई लाइट एनर्जी की फॉर्म में निकालेगा, बाकी सब हीट या किसी और फॉर्म में वेस्ट हो जाएगी। तो बस हमको पूछा है कि बल्ब किस रेट से फोटोन इमिट करेगा, वो देखना है। तो इसको कर सकते हैं ना। फिर स्टार्ट करते हैं। तो वही हमको दे रखा है कि 100 वोल्ट का बल्ब है, मतलब 100 जूल पर सेकेंड की रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च कर रहा है। कुछ भी नहीं दिया होता तो इसी रेट से लाइट एनर्जी निकालता, लेकिन इस बार हमको दे रखा है कि बल्ब की एफिशिएंसी 50% है, तो बल्ब जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च कर रहा है उसकी आधी रेट से ही लाइट एनर्जी निकाल रहा है। तो तुम बताना, तुम बताओ, ये जो बल्ब है वो 100 जूल पर सेकेंड की रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च कर रहा है। तो बताओ लाइट एनर्जी किस रेट से निकालेगा? उसके 50% रेट से। मैं तो लिख देता हूं कि रेट ऑफ लाइट एनर्जी इमिटेड, है ना, या रेट ऑफ एनर्जी को पावर बोल सकते हैं ना, लेकिन ये किसकी पावर है? लाइट की पावर है ना। तो बस हम बोल सकते हैं ना सॉरी, तो हम बोल सकते हैं कि इस बल्ब की एफिशिएंसी 50% है, मतलब ये है ना, मतलब 100 जूल पर सेकेंड की रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च कर रहा है, तो उसकी 50% कोई लाइट में कन्वर्ट करेगा ना। तो 100 जूल पर सेकेंड की रेट से बिजली खर्च कर रहा है, लेकिन लाइट एनर्जी किस रेट से निकालेगा? 50% ऑफ 100 जूल पर सेकेंड, मतलब ये 50 जूल पर सेकेंड की रेट से लाइट एनर्जी निकालेगा। या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि 50 जूल पर सेकेंड की रेट से लाइट पावर निकालेगा। तो बस ये बल्ब इस रेट से लाइट एनर्जी निकालेगा, तो ये फोटोन किस रेट से निकालेगा वो देखना है। तुम बताओ, तुम बताओ कि लाइट की जो रेट ऑफ एनर्जी फ्लो है, लाइट की जो पावर है, उसको खोल करके हम क्या लिख सकते हैं? hc बाय लैम्डा इंटू dn फोटोन बाय dt। इन नमूनों को उधर ट्रांसफर करें तो बताओ dn फोटोन बाय dt क्या हो गया? है ना, जो बल्ब जो लाइट पावर निकाल रहा है उसको शॉर्ट फॉर्म में p लिख देता हूँ। तो dn बाई dt कितना आ जाएगा? p लैम्डा ओपन hc, मतलब इस बार ये बल्ब इस रेट से फोटोन इमिट करेगा। बताओ p तो लाइट की पावर, बताओ भले ही 100 जूल पर सेकेंड की रेट से इलेक्ट्रिकल पावर खर्च कर रहा हो, लेकिन लाइट पावर किस रेट से निकल रहा है? 50 जूल पर सेकेंड। लैम्डा, तो लैम्डा लाइट का वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, मतलब 10 टू द पावर -9 अपन hc। तो h की वैल्यू तो 6.67 मतलब 20/3 इंटू 10 टू पावर -34, और c लाइट की स्पीड तो 3 इंटू 10 टू पावर 8। इसको सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करोगे तो इस बार dn फोटोन बाय dt तुम्हारे पास आएगा 1.5 इंटू, है ना, 1.5 इंटू 10 टू पावर 20 फोटोन पर सेकेंड। तो बस ये बल्ब 1.5 इंटू 10 पर 20 फोटोन पर सेकेंड इस रेट से फोटोन इमिट करेगा। फिर बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिटेल में स्टडी करते हैं ना। तो चलो इस बार मान लेते हैं कि सीजियम या सोडियम जैसे किसी मेटल की सरफेस है। तो हमको हमको पता है कि मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन तुमको ये भी पता होना चाहिए कि मेटल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल के अंदर अंदर तो बहने के लिए फ्री होते हैं, लेकिन बेचारे मेटल सरफेस से बाहर आसानी से नहीं निकल पाते हैं, है ना। तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी में बताया था कि मेटल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मेटल के अंदर अंदर तो फ्रीली मूव कर सकते हैं, लेकिन बेचारे मेटल सरफेस से
बाहर आसानी से नहीं निकल पाते, क्योंकि क्योंकि मेटल सरफेस से बाहर निकलने में एक दीवार होती है जिसको वर्क फंक्शन बोलते हैं, हिंदी में कार्यफलन साई बोलते हैं ना। तो ध्यान रखना कि सीजे में सोडियम जैसे कोई मेटल है ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर अंदर तो मूव कर पाएंगे, लेकिन बेचारे मेटल सरफेस से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि बाहर निकलने में एक दीवार होती है जिसको वर्क फंक्शन बोलते हैं, बेचारे उसको इजीली जंप नहीं कर पाते है ना। लेकिन चलो इस बार है ना, इस बार ऐसा करते हैं कि इस मेटल सरफेस पर हम सफिशिएंट एनर्जी की लाइट गिरा रहे हैं, है ना भाई। तो इस बार ऐसा करते हैं कि मेटल सरफेस पर सफिशिएंट एनर्जी की लाइट गिरा रहे हैं, और हमको पता है कि बताओ मेटल सरफेस पर लाइट गिरा रहे हैं मतलब इनडायरेक्टली फोटॉन्स गिरा रहे हैं, जो हमको पता है कि एक फोटोन की एनर्जी E इक्वल टू hν होती है ना। तो ये समझते हैं कि मेटल सरफेस पर लाइट गिराने में तो इनडायरेक्टली फोटोन गिरा रहे हैं, जहाँ एक फोटोन की एनर्जी E इक्वल टू hν होती है। अब बताओ ये फोटोन मेटल के किसी न किसी फ्री इलेक्ट्रॉन पर तो गिरेगा ना। तो चलो मान लेते हैं हाँ, चलो चलो मान लेते हैं कि ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन पर गिर गया। तुमको पता है कि फोटोन तो क्या होता है, एनर्जी का पैकेट होता है ना। तो होता है फोटोन, है ना, एनर्जी का पैकेट या फोटोन इस इलेक्ट्रॉन पर गिर गया, तो फोटोन के थ्रू इस इलेक्ट्रॉन को hν जितनी एनर्जी मिल जाएगी। कह सकते हैं ना कि फोटोन इस इलेक्ट्रॉन पर गिर गया, तो इस इलेक्ट्रॉन को hν जितनी एनर्जी मिल जाएगी। तो बताओ एनर्जी मिल जाएगी तो इलेक्ट्रॉन एक्टिव हो जाएगा, मतलब ये सरफेस से बाहर निकलने का ट्राई करेगा। तो तुम बताओ कि फोटोन के थ्रू इस इलेक्ट्रॉन को hν जितनी एनर्जी मिल गई, है ना। अब इस एनर्जी के कारण ये सरफेस से बाहर निकलने का ट्राई करेगा, और मैंने बताया था कि सरफेस से बाहर निकलने में जो एनर्जी खर्च होती है उसको वर्क फंक्शन है साई बोलते हैं। तो तब फोटोन के थ्रू इस इलेक्ट्रॉन को hν जितनी एनर्जी मिल जाएगी, उसमें से सरफेस से बाहर निकलने में वर्क फंक्शन मतलब साई जितनी एनर्जी खर्च हो जाएगी। तो बताओ इलेक्ट्रॉन बची कुची कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकलेगा, बताओ hν माइनस साई इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकलेगा। अगर ये लकीएस्ट रहा तो देखो, कई लोग ये सोचते हैं कि लकीएस्ट का क्या कंसेप्ट है। कई लोग सोचते हैं इसमें लकीएस्ट का क्या कंसेप्ट है, तो ये ध्यान रखना है ना सॉरी, तो ये ध्यान रखना कि अगर इलेक्ट्रॉन बहुत लकी रहा ना सॉरी, तो ध्यान रखना कि अगर इलेक्ट्रॉन बहुत लकी रहा मतलब बाहर निकलने से पहले इसको किसी और की टक्करों का सामना नहीं करना पड़ा, तब तो इलेक्ट्रॉन पूरी पूरी hν माइनस साई इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकलेगा। फिर ये ध्यान रखना कि अगर इलेक्ट्रॉन बहुत लकी रहा मतलब बाहर निकलने से पहले इसको किसी की टक्कर का सामना नहीं करना पड़ा, तब तो मैक्सिमम hν माइनस साई इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकलेगा। लेकिन है ना लेकिन तुम बताओ कि इलेक्ट्रॉन थोड़ा बैड लग रहा है मतलब बाहर निकलने से पहले इसको किसी की टक्कर का सामना करना पड़ गया, तो टक्कर के कारण इसकी एनर्जी में लॉस हो जाएगा। तो बताओ अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है hν माइनस साई नहीं, उससे कम एनर्जी के साथ बाहर निकलेगा। सोच सकते हैं ना, ये थोड़ा बैड लग रहा, बीच में टक्करों का सामना करना पड़ गया और टक्करों के कारण एनर्जी में लॉस होगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन hν माइनस साई से कम काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकलेगा। ऐसे ही बताओ, ऐसे बताओ कि इलेक्ट्रॉन और बैड लग रहा है मतलब बाहर निकलने से पहले और जरा टक्करों का सामना करना पड़ गया, तो इसकी एनर्जी में और लॉस हो जाएगा, और एनर्जी में और लॉस हो जाएगा मतलब ये और कम काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकलेगा, है ना। और चलो अब एक्सट्रीम केस देते हैं ना तो अब हम एक्सट्रीम केस देते हैं। चलो अब मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा बैड लक है, मान लेते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा बैड लक है, मतलब बाहर निकलने से पहले इसको बहुत सारी टक्करों का सामना करना पड़ गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकले ना, बहुत सारे टक्करों का सामना करना पड़ गया, तो ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकले। और ध्यान रखना इससे भी और जरा बैड लक ये रहेगा कि बताओ अगर इलेक्ट्रॉन को उससे भी ज्यादा टक्करों का सामना करना पड़ गया, तो ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन बेचारा बाहर निकल ही नहीं पाए, है ना। तो बस इससे हम पक्का बोल सकते हैं है ना, सॉरी, है ना। तो इससे हम बिल्कुल पक्का बोल सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण निकलने वाले हर एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी hν माइनस साई नहीं होती। बताओ, है ना, बताओ hν माइनस साई तो लकीएस्ट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। कुछ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इससे कम होगी, कुछ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और कम होगी, और कुछ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी टेंड्स टू जीरो। तो बस इससे हम पक्का बोल सकते हैं, है ना, सॉरी, तो इससे हम बिल्कुल पक्का बोल सकते हैं कि, बिल्कुल कंफर्म बोल सकते हैं कि फोटो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे सबकी काइनेटिक एनर्जी H2 माइनस साई मतलब सेम नहीं होती है ना। तो हम पक्का बोल सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी। तो बताओ, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, H2 माइनस साई, और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी टेंड्स टू जीरो, मतलब जो भी फोटोन निकल सॉरी जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी H2 माइनस साई से लेकर के जीरो के बीच रैंडमली कितनी भी हो सकती है ना। ये ध्यान रखना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी H2 माइनस साई से लेकर के जीरो के बीच रैंडमली कितनी भी हो सकती है। और अच्छे से, है ना, अच्छे ध्यान रखना कि किसी भी ध्यान रखना कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्टली काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो किस पे डिपेंड करेगा, प्योरली किस्मत या चांस पे डिपेंड करेगा। किस्मत बहुत अच्छी रही तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी H2 माइनस साई, किस्मत थोड़ी सी खराब रही तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और बहुत खराब रही तो काइनेटिक एनर्जी टेंड्स टू जीरो हो सकती है ना। और ध्यान रखना कि अगर किस्मत और ज्यादा खराब रही तो ऐसा भी हो सकता है कि सफिशिएंट एनर्जी का फोटोन गिरने के बाद भी ये बेचारा बाहर निकल ही नहीं पाए, ये भी हो सकता है ना। और तुम अच्छे ध्यान रखना, है ना, तुम अच्छे ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन की अच्छे ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन की किस्मत इतनी खराब होती है कि लगभग 1 लाख सफिशिएंट एनर्जी के फोटोन गिरते हैं तब कहीं जाकर के एक किस्मत वाला इलेक्ट्रॉन निकल पाता है। बाकी तो बेचारे इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एनर्जी का फोटोन गिरने के बावजूद भी बेचारे बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो टक्करों के कारण अंदर ही रुक करके रह जाते हैं। देखो बच्चों, अभी तो मैंने पूरा डिटेल में बताया, लेकिन आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें उसमें इतना डिटेल देखने का टाइम नहीं है। तो आगे तुम डायरेक्ट ध्यान रखना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, H2 माइनस साई। और ये जो इक्वेशन है उसको आइंस्टीन्स इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये बोलते हैं। और तुम मान के चलना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन में बस मेन कंसेप्ट यही लगता है ना। तो बस आगे तुम, है ना, आगे तुम डायरेक्ट ध्यान रखना कि आइंस्टीन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी H2 माइनस साई होती है। बाकी कुछ बदकिस्मत इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी से कम होती है, कुछ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और कम होती है। और बताओ, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी टेंड्स टू जीरो होगी। मतलब हम, है ना, मतलब हम बोल सकते हैं कि फोटो ये तो बोल सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी H2 माइनस साई से लेकर से सॉरी जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी H2 माइनस साई से लेकर के जीरो के बीच रैंडमली कितनी भी हो सकती है। और किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो प्योरली किस्मत या चांस पे डिपेंड करेगा। है ना, तुम बताओ, है ना, तुम बताओ कि इस बार, है ना, तुम बताओ कि इस बार किस्मत वाली बात आ गई, मतलब निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में रैंडमनेस आ गई। और तुम मान के चलना कि पूरी फिजिक्स में कभी भी रैंडमनेस आए किस्मत वाली चीज आ जाए तो ऐसे केस में हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनाते हैं। मतलब हम देखते हैं कि कितनी काइनेटिक एनर्जी वाले कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो देखते हैं ना। तो चलो, एक्स एक्सिस पर तो, है ना, एक्स एक्सिस पर तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी देखते हैं, और वाई एक्सिस पर उतनी काइनेटिक एनर्जी वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वो देखते हैं। तो इतना तो हमको पता है ना, सॉरी, इतना तो हमको पता है कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की, सॉरी, है ना, ये तो हमको पता है कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो H2 माइनस साई होगी, और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी टेंड्स टू जीरो ना। तो इस बार इन इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ कैसा होगा वो देखना है। तुम बताओ, ये चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट दिख रही है और 10 बार बताया था कि कभी कॉम्प्लिकेट ग्राफ हो तो प्लॉट करने का वही सदियों पुराना तरीका कि पहला पॉइंट प्लॉट करेंगे, लास्ट पॉइंट प्लॉट करेंगे, और उसके बेसिस पर ग्राफ को एस्टिमेट करेंगे। चलो, पहले हम पहला पॉइंट देखते हैं, है ना, पहले हम पहला पॉइंट देखते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला, है ना।
तो चलो तुम फीलिंग से बताओ, है ना? सॉरी, ये चलो तुम फीलिंग से बताओ, है ना? तो सोच, या तुम फीलिंग से ही बोल सकते हो, एक बताओ ऐसे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जिनकी किस्मत बहुत ही अच्छी है या जिनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन बहुत कम होंगे, है ना? तो बिल्कुल फीलिंग से, है ना? बिल्कुल फीलिंग से ही बोल सकते हैं कि ऐसे इलेक्ट्रॉन बहुत, है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन बहुत कम होंगे जिनकी किस्मत बहुत ही अच्छी है या जिनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। ऐसे इलेक्ट्रॉन भी बहुत कम होंगे, मतलब इनके भी नंबर टेंड्स टू जीरो होंगे, तो यहाँ भी ग्राफ ऑलमोस्ट जीरो को टच करेगा। और चलो अब हम लास्ट पॉइंट प्लॉट करते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी टेंड्स टू जीरो, इसको देखते हैं ना। तो ये भी हम है ना, तो ये भी हम है ना, ये भी हम प्रैक्टिकली बोल सकते हैं कि ऐसे इलेक्ट्रॉन भी बहुत कम होंगे जिनकी किस्मत बहुत ही खराब है, मतलब जिनकी काइनेटिक एनर्जी टेंड्स टू जीरो है। ऐसे इलेक्ट्रॉन भी बहुत कम होंगे, मतलब इनके भी नंबर टेंड्स टू जीरो होंगे, ग्राफ ऑलमोस्ट जीरो को टच करेगा, है ना? तो देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ना, ध्यान रखना, है ना? ध्यान ध्यान रखना कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे होंगे जो बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, बताया था ना? तो ध्यान रखना कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल नहीं पाएंगे वो तो बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन ऐसे इलेक्ट्रॉन जो नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेंगे वो बहुत ही कम होंगे, है? तो बस तुम आराम से बताओ कि बहुत अच्छी किस्मत वाले भी इलेक्ट्रॉन बहुत कम होंगे, बहुत खराब किस्मत वाले भी इलेक्ट्रॉन बहुत कम होंगे। बस बताओ, यहाँ भी फंक्शन जीरो, यहाँ भी फंक्शन जीरो, और बीच में ग्राफ कंटिन्यूस है, तो ऑब्वियसली बीच में कहीं ना कहीं, है ना, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी फंक्शन जीरो, और बीच में ग्राफ कंटिन्यूस है, तो ऑब्वियसली बीच में कहीं ना कहीं सा मैक्सिमम आएगा। तो बस निकलने वाले, है ना, निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ इस टाइप का आएगा, ये देख सकते हैं। तो थ्योरेटिकली देखा, बाकी प्रैक्टिकली बनाते हैं तब भी ऐसा ही होगा। और ये तो मान के चलना, है ना, ये तो मान के चलना पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, है ना, कहीं भी अगर रैंडमनेस आ जाए तो उसमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनाएंगे तो वो हमेशा इस टाइप का ही होगा। और उसका मूल कंसेप्ट ये है कि, है ना, मूल कंसेप्ट है कि बहुत अच्छी किस्मत वाले ही लोग बहुत कम होते हैं, बहुत खराब किस्मत वाले ही लोग बहुत कम होते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत ठीक ठाक हो, तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन भी ऐसे होंगे जिनकी किस्मत ठीक ठाक हो। देखो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कंसेप्ट तो देख लिए, लेकिन अब कई लोगों को थोड़ा सा वर्क फंक्शन अजीब लगता है, तो एक बार इस वर्क फंक्शन के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं ना। तो तुम अच्छे से ध्यान रखना है ना, अच्छे ध्यान रखना कि जो वर्क फंक्शन है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमने जो आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ी होगी ना, तो जो वर्क फंक्शन है वो इस आयोनाइजेशन एनर्जी का ही बड़ा भाई है ना? तो ध्यान रखना कि वर्क फंक्शन आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड है। बस एक ही डिफरेंस है ना, बस एक ही डिफरेंस है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमने जितने भी केस लिए थे उसमें तुम मानते थे कि एटम बिल्कुल आइसोलेटेड है। और ध्यान रखना कि एटम बिल्कुल आइसोलेटेड हो, तब तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड जो एनर्जी होती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। लेकिन अगर वही एटम, है ना, वही एटम आइसोलेटेड नहीं हो बल्कि क्रिस्टल में बंधा हुआ हो, है ना, वही एटम आइसोलेटेड नहीं हो, क्रिस्टल में बंधा हुआ हो, तो फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो तुम खुद बताओ कि प्रैक्टिकली मेटल का कोई एटम आइसोलेटेड नहीं होता, बल्कि प्रैक्टिकली तो मेटल के एटम क्रिस्टल में बंधे होते हैं ना। मान लेते हैं कि कोई मेटल का टुकड़ा है, मतलब कोई क्रिस्टल है, तो हमको पता है कि प्रैक्टिकली तो जो भी मेटल के एटम होते हैं वो क्रिस्टल में बंधे होते हैं। तो बताओ, तब फिर एक एटम का दूसरे पर इफेक्ट भी पड़ेगा, या तुम्हारे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोले तो इन सारे एटम के वेव फंक्शन आपस में ओवरलैप होंगे ना, तो ये ध्यान रखना। यानी ध्यान रखना कि अगर ये एटम क्रिस्टल में बंधा हो तो फिर आइसोलेटेड नहीं रहेंगे, बल्कि एक एटम का दूसरे पे इफेक्ट भी पड़ेगा। और उस केस में ना, एटम क्रिस्टल में बंधा हो तो उस केस में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को वर्क फंक्शन बोलते हैं, है ना? तुम अच्छे ध्यान रखना, अच्छे ध्यान रखना, वर्क फंक्शन और आयोनाइजेशन एनर्जी दोनों भाई बहन ही है ना, बस एक ही डिफरेंस है कि आइसोलेटेड एटम हो तब तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी, और वही एटम क्रिस्टल में बंधा हो तो फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं, है ना? दोनों लगभग एक जैसी चीज है ना? ध्यान रखना कि यूजुअली जो ऑर्डर आयोनाइजेशन एनर्जी का होता है
यूजुअली वही ऑर्डर वर्क फंक्शन का भी होता है ना। जो एक बताओ, जो फर्स्ट कॉलम होता है उसमें तुमने पढ़ा होगा कि सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है, सोडियम की ज्यादा होती है और लिथियम की सबसे ज्यादा होती है। तो वर्क फंक्शन का भी ऑर्डर वही होगा कि सीजियम का वर्क फंक्शन सबसे कम, उसके बाद सोडियम और लिथियम का सबसे ज्यादा। इसीलिए बिल्कुल सही शब्द बोला था कि जो वर्क फंक्शन है आयोनाइजेशन एनर्जी का ही भाई है। आइसोलेट एटम हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी शब्द का यूज करते हैं, और उसी की जगह मेटल का टुकड़ा क्रिस्टल हो तो वर्क फंक्शन ये शब्द यूज करते हैं। हाँ बच्चों, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हमने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए। अब देखो, अब सबसे लास्ट में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रूल देखते हैं, ठीक है ना। तो वही, सबसे सबसे लास्ट में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रूल देखते हैं ना, तो ध्यान रखना है ना। तो ध्यान रखना कि फोटो ध्यान रखना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये रूल होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को केवल एक ही फोटोन मिलता है ना। ध्यान रखना है ना, अच्छे ध्यान रखना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रूल होता है कि रूल होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को केवल एक ही फोटोन मिलता है। तो तुम बताओ कि बताओ, अगर उस फोटोन की, है ना, उस फोटोन की एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से कम हो, तब तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा। तुम 10 दिन तक भी लाइट गिराते रहो, एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रूल होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को एक ही फोटोन मिलता है। तो अगर उस एक फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से भी कम हो, तब तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन है ना, लेकिन उस फोटोन की एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा हो, तो फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, गारंटी नहीं निकलेगा। अगर किस्मत रही तो निकल सकता है ना। तो ये ध्यान रखना, और अच्छे ध्यान रखना कि ये रूल ऐसा नहीं कोई भगवान ने बनाया है ना। लोगों ने एक्सपेरिमेंटली देखा है ना, लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया और उसके बेसिस पर ये रूल बनाया ना। तो लोगों ने ऐसा किया है ना, लोगों ने ऐसा किया कि कोई मेटल की सरफेस ली और पहले उस पर इंफ्रारेड जैसा वीक प्रकाश गिराया, है ना। मेटल की सरफेस पर इंफ्रारेड जैसी वीक लाइट गिराई। उन्होंने देखा कि इंफ्रारेड जैसी कम एनर्जी वाली लाइट गिराते हैं तो 10 दिन तक भी तुम लाइट गिराते रहो, एक भी फोटोन नहीं निकलता है। बस इसके बेसिस पे उसने कंक्लूजन निकाला कि एक इलेक्ट्रॉन को केवल एक ही फोटोन मिलता है। तुम बताओ कि तुम बताओ कि होता एक इलेक्ट्रॉन को अगर बहुत सारे फोटोन मिल जाए तो इतनी सारी एनर्जी लेकर के तो हर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली इंफ्रारेड जैसा वीक वीक लाइट गिराए, तब तो 10 दिन तक लाइट गिराते रहो, कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है। लेकिन विजिबल लाइट या अल्ट्रावायलेट जैसा हाई एनर्जी वाला फोटोन गिराए तो तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। बस इसी के बेसिस पर लोगों ने रूल बनाया ना। तो ध्यान रखना कि आगे पूरी हिस्ट्री नहीं, है ना। ध्यान रखना कि आगे, है ना, आगे पूरी हिस्ट्री नहीं, आगे हमको इसको रूल की फॉर्म में ध्यान रखना है ना। तो आगे अच्छे से, ये आगे अच्छे ध्यान रखना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रूल होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को एक ही फोटोन मिलता है ना? कि एक इलेक्ट्रॉन को एक ही फोटोन मिलता है। तो बस अगर उस फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, तब तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर उस फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है ना। किस्मत रही तो निकल सकता है, बाकी नहीं भी निकल सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। ये ध्यान रखना। एक और चीज यार, है ना, एक और चीज तुम खुद सोच सकते हो। एक बताओ, जैसे फोटोन इस इलेक्ट्रॉन पर गिरा, है ना, फोटोन इस इलेक्ट्रॉन पे गिरा और बेचारा बदकिस्मत है, बहुत सारी टक्करों का सामना करना पड़ा तो बेचारा बाहर निकलने में असफल रहा। तो ध्यान रखना कि एक बार इलेक्ट्रॉन असफल रहा, उसके बाद इस पर दूसरा फोटोन गिर सकता है। लेकिन एक ही अटेम्प्ट में दो दो तीन तीन फोटोन गिरे वो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने लिख भी दिया है यहाँ, लिख भी दिया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रूल होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को केवल एक ही फोटोन मिलता है। अगर उस फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा नहीं। 10 दिन तक लाइट गिराते रहो तब भी नहीं निकलेगा। लेकिन अगर उस एक फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। फिर बच्चों सारे कंसेप्ट बताया हुए, इसकी थ्योरी को मैंने प्रॉपर शब्दों में लिख रखा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, उसकी थोड़ी सी थ्योरी लिख रखी है ना। वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। और इधर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रूल लिखा है, इसको भी वीडियो पॉज करके तुम नोट कर लेना। तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो रूल है उसको हिंदी में भी लिख रखा है। तो हिंदी मीडियम के बच्चों को पूरी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं, बस ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नियम जो है उसको वीडियो पॉज करके नोट कर लेना।
चलो बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक बहुत ऑर्डिनरी एग्जांपल कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी कैलकुलेशन की स्किल पता चले, है ना। ध्यान से देखना। तो चलो इस बार भी है ना, इस बार ही मान लेते हैं कि सीजियम जैसा कोई फोटो सेंसिटिव मटेरियल है या मेटल की कोई सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन 1.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट दे रखा है। अब देखो, अब इस पर हम वॉयलेट कलर की मोनोक्रोमेटिक लाइट गिराते हैं जिसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है। तो सफिशिएंट एनर्जी की लाइट गिराएंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना। तो क्वेश्चन के पहले पार्ट में पूछा है कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो देखना है। उसके बेसिस पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनाना है। और क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमको पूछा है कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की कौन कौन सी वैल्यूज इनमें पॉसिबल है वो देखना है ना। स्टार्ट करते हैं ना। तो हमको दे रखा है एक मेटल की सरफेस जिसका वर्क फंक्शन 1.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है ना। अब इस पर वॉयलेट कलर की मोनोक्रोमेटिक है ना, इस पर वॉयलेट कलर की मोनोक्रोमेटिक लाइट गिरा रहे हैं और हमको अच्छे पता है कि बताओ मेटल सरफेस पर लाइट गिरा रहे हैं मतलब इनडायरेक्टली फोटोन गिरा रहे हैं, है ना भाई। कि मेटल सरफेस पर लाइट गिरा रहे हैं तो इनडायरेक्टली फोटोन गिरा रहे हैं। तो बस सबसे पहला काम करेंगे कि इस लाइट के एक फोटोन की एनर्जी निकालेंगे, है ना। ये तो मान के चलना कि पूरी मॉडर्न फिजिक्स में कभी भी लाइट का वेवलेंथ दे रखा हो तो ध्यान रखना कि वेवलेंथ तो बच्चों को डराने के लिए सबसे पहला काम करेंगे कि वेवलेंथ दे रखा है तो उससे लाइट के एक फोटोन की एनर्जी निकालेंगे। तो हमको पता है कि लाइट के एक फोटोन की एनर्जी E इक्वल टू एच होती है या वेवलेंथ की फॉर्म में एच सी बाय लेमडा। तो हमको पता है एच सी की वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इंटू नैनोमीटर अपन लेमडा 400 नैनोमीटर। तो इसको सॉल्व करोगे ना तो ये कितना आएगा 3.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो हम समझते हैं, है ना। कोई हम समझते हैं कि इस हम समझते हैं कि इस मेटल सरफेस पर लाइट गिरा रहे हैं मतलब इनडायरेक्टली फोटोन गिरा रहे हैं। जो हमको पता चल गया कि यहाँ लाइट की एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी 3.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो लाइट में तो फोटोन गिरा है जहाँ एक फोटोन की एनर्जी 3.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होगी। बस आराम से, है ना। बस आराम से बताओ कि इस बार भी सफिशिएंट एनर्जी के फोटोन गिरा है। तुम खुद बताओ कि बताओ फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है ना। मतलब मतलब इस बार भी सफिशिएंट एनर्जी के फोटोन गिरा रहे हैं। तुमको पता है कि सफिशिएंट एनर्जी के फोटोन गिराएंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। बस सबसे पहले हमको निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देखनी है। तो स्मार्ट पर्सन तो डायरेक्ट बोल सकता है कि 3.1 एनर्जी का फोटोन गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन को 3.1 जितनी एनर्जी मिलेगी। उसमें से सरफेस से बाहर निकलने में 1.1 जितनी खर्च हो जाएगी। तो अगर किस्मत अच्छी रही मतलब कोई टक्कर का सामना नहीं करना पड़ा तो ये बची कुची 2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इतनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकलेगा। या छोटे बच्चों का ऐसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं ना कि सफिशिएंट एनर्जी के फोटोन गिरा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और है ना, और आइंस्टीन की है ना, आइंस्टीन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी एच न्यू माइनस आई। तो बताओ एच न्यू तो गिराई जाने वाले फोटोन की एनर्जी वो तो 3.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट माइनस साइज मेटल का वर्क फंक्शन 1.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो इसको सॉल्व करोगे तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, है ना। लेकिन ये भी बताया था, है ना। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि बताओ ये, है ना, ये जो एच माइनस साइन निकाली हो तो लकीएस्ट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मतलब निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बाकी कुछ इलेक्ट्रॉन बैड लक होंगे जिनको टक्कर का सामना करना पड़ेगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से कम होगी, कुछ की और कम होगी। और ऐसे ऐसे करके निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी टेंड्स टू 0 होगी। तो पक्का बोल सकते हैं, है ना, पहले ही बताया था, पक्का बोल सकते हैं कि इस बार इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2 और मिनिमम 0। मतलब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से 0 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच रैंडमली कितनी भी हो सकती है। एग्जैक्टली कितनी होगी वो बिल्कुल किस्मत पे डिपेंड करेगा, है ना। बस अब सेकंड पार्ट पे हमको यही पूछा है ना, सेकंड पार्ट में ये पूछा है कि इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है वो देखना है। तो अभी बताया था इस बार जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी
0 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से 2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच रैंडमली कितनी भी हो सकती है, तो 0 से 2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच जो ऑप्शन है उसको टिक कर देंगे। तो 0.3, 1.7 और 2, ये जो एनर्जीज है वो 0 2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच यदि पॉसिबल है, लेकिन 2.3 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इस रेंज के भी बियॉन्ड है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, है ना। बस आगे हमको इसका, है ना, आगे हमको इस इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनाना है, मतलब कितनी काइनेटिक एनर्जी वाले कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो देखना है। तो इजीली कर सकते हैं, तुम बताओ। तो बताओ इस बार भी निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी टेंड्स टू 0 और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। बीच में ग्राफ कैसा होगा हमको पता है ना, तो हमको पता है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन भी बहुत कम होंगे जिनकी किस्मत बहुत ही खराब है, मतलब जिनकी काइनेटिक एनर्जी टेंड्स टू 0 है ना। ऐसे इलेक्ट्रॉन भी बहुत कम होंगे, मतलब इनके भी नंबर टेंड्स टू 0। तो मैंने बताया था ना, मैंने बताया था कि सॉरी मैंने बताया था कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, उनके नंबर तो बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेंगे वो बहुत कम होंगे। ऐसे लास्ट पॉइंट तो पता है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन भी बहुत कम होंगे जिनकी किस्मत बहुत ही अच्छी है, जिनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। ऐसे भी इलेक्ट्रॉन बहुत कम होंगे, मतलब नंबर टेंड्स टू 0 होंगे, तो यहाँ भी ग्राफ ऑलमोस्ट 0 को टच करेगा। तो इधर भी फंक्शन 0, इधर भी फंक्शन 0, और बीच में ग्राफ कंटिन्यूस है, तो बीच में कहीं कहीं मैक्सिमम आएगा, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ इस टाइप का कुछ आएगा।